जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन लर्निंग एंड लाइफ चेंजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपको पता ही है अपनी चल रही थी साइंस की सीरीज, और साइंस की सीरीज में आज अपना लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है प्रमुख मानव रोग कारक एवं निदान। एक टॉपिक तो ये है आपका जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, प्रमुख मानव रोग कारक एवं निदान, और साथ में लिखा हुआ है आपके अपशिष्ट प्रबंधन। ये वाला टॉपिक अपन एनसीईआरटी पर आधारित करने वाले हैं। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस का पहला पॉइंट आपका था कौन सा? भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन कंप्लीट कर चुके हैं। जिन साथियों ने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं, ये आज जो है आपका 6ठे नंबर का एपिसोड है। कौन सा एपिसोड है? 6ठे नंबर का एपिसोड है। इससे पहले 5 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। वो पांचों एपिसोड आपको कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाकर के वो भी देख लेना। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये 6 की 6 क्लासेज आपके लिए। आप मान के चलो साइंस के 25 से लगभग 35 के करीब सवाल आएंगे। ये सारे के सारे सवाल लगभग 80 to 90% आपको इन क्लासेस में से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, इसका फायदा उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो कि पूरी क्लास समझेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सवाल के साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ। उस कॉन्सेप्ट से भी सीधा सीधा सवाल आपके एग्जाम में मिल सकता है। तो ये आपने अपना जो है 6ठे नंबर का एपिसोड है। पहला एपिसोड अपना भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कर चुके हैं, धातु अधातु कर चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन हो गया, जेनेटिक्स हो गया, ह्यूमन बॉडी मानव शरीर की संरचना अंग तंत्र हमने कल ही कंप्लीट करा है। आज अपना टॉपिक है प्रमुख मानव रोग कारक एवं निदान। एक तो ये है, साथ में लिखा हुआ अपशिष्ट प्रबंधन। अब ये जो अपशिष्ट प्रबंधन है ना साथियों, ये आसानी से मिलता भी नहीं है टॉपिक, है ना। मार्केट में आप देखोगे आसानी से उपलब्ध भी नहीं होता, लोग मनगढ़ंत चीजें इसकी पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के सामने आपके जो मानव रोग है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है, और ये आपका अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन, ये चैप्टर नंबर 13 है एनसीईआरटी के अंदर। ये वाले दोनों के दोनों चैप्टर में आपको कंप्लीट इसके अंदर करवाने वाला हूं। और ये चैप्टर अपन करेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से। एमसीक्यूज के माध्यम से एनसीईआरटी में आपके दी हुई जो जो चीजें हैं, वहां से क्या क्या सवाल आपके बन सकते हैं, सारे के सारे एमसीक्यूज के थ्रू अपन कवर करेंगे। अच्छा, इससे पहले ये रोग वाला टॉपिक है, ये भी 3-4 अलग अलग चैप्टर से मैंने कवर करा है। आपके जेनेटिक रोग क्या होते हैं, या फिर जीवाणु प्रोटोजोआ विषाणु से होने वाले रोग कौन से होते हैं, ये उन रोगों का निदान क्या होता है, कौन सी मेडिसिन उनके अंदर ली जाती है, वो सारी की सारी चीजें इस क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे। साथ में अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में कि किस प्रकार से अपशिष्ट का मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, ये आपके इंपॉर्टेंट है। मान के चलो आपके एक टॉपिक से लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 4 से 5 सवाल एक टॉपिक से आएंगे। तो इस टॉपिक में अपशिष्ट प्रबंधन वाला जो है टॉपिक अकेला 2 सवाल आपके ले जाएगा, यानी कि 2 सवाल अकेला अपशिष्ट प्रबंधन वाला टॉपिक ले जाएगा। और इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए हो, मात्र 7 या 8 पेज का एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। हालांकि मैंने पूरा का पूरा कवर कर लिया है इस क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी चाहता है कि सर हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो 7 या 8 पेज का ये चैप्टर दिया हुआ एनसीईआरटी में, इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा। अपना टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन आरएस के नाम से, ये वाला चैनल ज्वाइन कर लेना। जिन साथियों ने ज्वाइन नहीं कर रखा है, या तो कमेंट बॉक्स में लिंक पड़ा है, वहां से जाके ज्वाइन कर लो, या टेलीग्राम पे जाके क्वालिटी एजुकेशन आरएस लिख दो, ये चैनल मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है साथियों, चलो बढ़ते हैं आज के अपने पहले सवाल की ओर, पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, बाला रोग जो है आपका, इसका कारक कौन सा होता है? देखो, बाला रोग के बारे में पहले तो थोड़ी सी हल्की सी एक चीज मैं आपको बता दूं। आपका जो बाला रोग होता है ना साथियों, इस बाला रोग को एक और नाम से भी जाना जाता है। किस रोग से? नारू रोग से। बाला रोग या फिर नारू रोग, इसको ही बाला रोग को ही नारू रोग कहा जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? तो ये कृमि की वजह से होने वाला रोग है। देखो, कुछ रोग होते हैं आपके जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, कुछ ये होते हैं विषाणु यानी कि वायरस की वजह से, कुछ होते हैं आपके प्रोटोजोआ की वजह से, और कुछ रोग होते हैं कृमि की वजह से। तो ये कृमि की वजह से होने वाला रोग है। उस कृमि का नाम क्या है? उस कृमि का नाम है आपके ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस कृमि। ध्यान रखना है, नारू रोग या बाला रोग किसकी वजह से होता है, इसका कारक कौन सा होता है? ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस कृमि की वजह से ये रोग होता है। और आपके सामने ऑप्शन में 4 चीजें और भी लिखी हुई है कि ये जीवाणु की वजह से होगा। जीवाणु को क्या बोलते हैं? तो ये ध्यान रखोगे, जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं। बहुत बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा बैक्टीरिया लिखा हुआ होता है कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। जैसे ये पूछा ना बाला रोग का कारक कौन है, इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया मलेरिया का कारक कौन है। मलेरिया किसकी वजह से होता है ना? मलेरिया जीवाणु की वजह से होगा, प्रोटोजोआ की वजह से होगा, या विषाणु की वजह से होगा। या आपसे पूछ लिया हेपेटाइटिस रोग किसकी वजह से होता है, जीवाणु प्रोटोजोआ या विषाणु। तो ये सवाल कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं अभी आपके सामने 3 ट्रिक के माध्यम से जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, और विषाणु यानी कि वायरस की वजह से होने वाले रोग, ये सारे के सारे रोग मैं आपको इस क्लास के अंदर अभी याद करवा दूंगा ट्रिक के माध्यम से। कॉपी और पेन लेके बैठना, कमर कस के बैठना। जो चीजें बताने वाला हूं इस स्लाइड में से आप मान के चलो 2 या 3 सवाल आपके सही हो जाएंगे।
और ये नॉट ओनली इस एग्जाम में, आने वाले हर एग्जाम में, क्योंकि रोग जो है ना ऐसा टॉपिक साथियों, आरएस जैसे एग्जाम के अंदर भी 4-5 सवाल आपके रोग से पूछे जाते हैं, है ना। तो रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस एक ही क्लास के अंदर सारे के सारे रोग आपके जो है कवर हो जाएंगे। तो ये तो ध्यान रखना है। बाला रोग का कारक कौन है? ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस कृमि, ये बाला रोग का कारक है। अब बात करते हैं जीवाणु, जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग है। जैसे ये ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस कृमि की वजह से होता है ना बाला रोग, उसी तरह से जीवाणु से भी 7-8 रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं 4-5 रोग, और विषाणु से भी होते हैं आपके 7-8 रोग। तो ये कौन कौन से रोग होते हैं, इन रोग को अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से होने वाले रोग, देखो जीवाणु में क्या आ रहा है, जी आ रहा है, तो इससे जी से ही ध्यान रखोगे आप। जी से इसकी ट्रिक है, क्या ट्रिक है? ये ट्रिक है आप लोगों के सामने, मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, न्यू टीका है। ये वाली एक लाइन आपको ध्यान रखनी। देखो जीवाणु में क्या आ रहा है, जी आ रहा है, जी से ध्यान रख लेना, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। बस ये एक लाइन आपको ध्यान रखनी है। इस एक लाइन से जीवाणु से होने वाले सारे के सारे रोग आपको याद हो जाएंगे। आप कहोगे गुरुजी ऐसा क्या करने वाले हो, तो देखो जीएसटी में एक आ रहा है आपके सामने कौन, जी। जी की वजह से कौन सा रोग होता है, जी से आप ध्यान रखोगे गेनोरिया। कौन सा? गेनोरिया। गेनोरिया कह लो या फिर गोनेरिया कह लो, एक ही बात है। ये अलग अलग तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। गोनेरिया, गोनोरिया भी कह सकते हो या गेनोरिया भी कह सकते हो। अच्छा, एस की वजह से कौन सा रोग होता है? एस की वजह से होता है आपके सिफिलिस। ये सिफिलिस रोग होता है, ये भी जीवाणु की वजह से होता है। अब देखो एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा कि सिफिलिस रोग का कारक है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, विषाणु है या फिर कृमि है, तो आपको ध्यान रहेगा सिफिलिस रोग किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है। और ये आपके जो गोनेरिया और सिफिलिस, ये दोनों के दोनों रोग कैसे है? ये यौन संचारित रोग है और आपके जो जननांग होते हैं उनके सॉफ्ट जो एरियाज होते हैं उनके अंदर होते हैं ये दोनों के दोनों रोग। अच्छा, टी से क्या ध्यान रखोगे आप? टी से आप ध्यान रखोगे साथियों टाइफाइड। क्या ध्यान रखोगे? टाइफाइड। ये टाइफाइड रोग ये किसकी वजह से होता है? टाइफाइड जीवाणु की वजह से होता है। पंडित में एक आ रहा है आपका पे, पे से आप ध्यान रखोगे प्लेग। कौन सा? प्लेग। उसके बाद में आ रहा है डी, है ना, पंडित में ये देखो डी आया, डी से ध्यान रखोगे आप डिप्थीरिया। क्या ध्यान रखोगे? डिप्थीरिया। अच्छा, उसके बाद में आया ते, ते से ध्यान रखोगे तपेदिक। क्या? तपेदिक। तपेदिक जिसको आप क्या बोलते हो? टीबी बोलते हो। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ना टीबी, वो तपेदिक होता है। अच्छा, उसके आगे आया है आपके सामने का से आपको ध्यान रखना है साथियों काली खांसी। कौन सी खांसी? काली खांसी। काली खांसी। अच्छा, काली खांसी को एक नाम और भी जाना जाता है। काली खांसी जो होती है इसको साथियों और क्या बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। काली खांसी को पर्टुसिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पर्टुसिस। पर्टुसिस। तो आपसे ये भी पूछ ले कि पर्टुसिस रोग किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है। या फिर काली खांसी रोग जो है किसकी वजह से होता है? ये आपके जीवाणु की वजह से होता है। न्यू से आप ध्यान रखोगे साथियों न्यूमोनिया, या फिर इसको ऐसे लिख लो निमोनिया। निमोनिया एक तरीके का आपका फीवर होता है, ये बुखार होता है, ये भी किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है। आगे रह गया आपके टी का और है। देखो टी की वजह से कौन सा रोग होता है, तो ये मैं नीचे करके आपके यहाँ लिख देता हूँ। टी की वजह से आपके रोग होगा साथियों टिटेनस। कौन सा? टिटेनस। टिटेनस रोग भी किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है। का से आप ध्यान रखोगे कुष्ठ रोग। कौन सा रोग? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग भी किसकी वजह से होगा? जीवाणु की वजह से होगा। और है से ध्यान रखोगे हेजा। हे से क्या ध्यान रखोगे? हे से ध्यान रखोगे हेजा। तो ये जितने भी रोग आपके सामने दिख रहे हैं सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं? जीवाणु की वजह से होते हैं। और मात्र आपको एक लाइन ध्यान रखनी है, और वो लाइन आपके सामने ये है कि जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। जीएसटी जो है ना, मोदी जी ने जीएसटी लागू करी थी साल 2018 में। ये जीएसटी क्या है? पंडित का न्यू टीका है। जीएसटी पंडित का न्यू टीका से जी से ध्यान रखोगे, जी से रहेगा गोनेरिया, एस से रहेगा सिफिलिस, टी से रहेगा टाइफाइड, पे से है आपका प्लेग, डिप्थीरिया, टी से है तपेदिक, का से ध्यान रखोगे काली खांसी जिसको पर्टुसिस भी बोला जाता है, न्यू से ध्यान रखोगे निमोनिया, टी से ध्यान रखोगे टिटेनस, का से ध्यान रखोगे कुष्ठ रोग और है से ध्यान रखोगे हेजा। ये सारे के सारे रोग किसकी वजह से होते हैं? जीवाणु की वजह से होते हैं। ध्यान रहेगा, जीवाणु की वजह से होने वाले रोग है। और यहां पर एक चीज मैं और बताता हूं आपको, एक वर्ड आता है साथियों डीपीटी, कि डीपीटी का टीका किसके उपचार के लिए लगता है, ये आपसे पूछा जाता है। डीपीटी में 3 वर्ड है, एक आपका डी है, एक पी है और एक टी है। डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पी का मतलब होता है पर्टुसिस और टी का मतलब होता है टिटेनस। देखो ये जो टिटेनस रोग है ये भी आपके जीवाणु की वजह से होता है, पर्टुसिस जो रोग है ये भी जीवाणु की वजह से होता है, और डिप्थीरिया रोग है ये भी जीवाणु की वजह से होता है। यानी डीपीटी का टीका जो है वो किस लिए लगता है, तो जीवाणु से होने वाले रोगों के लिए लगता है। और बेसिकली 3 रोगों के लिए संयुक्त रूप से लगता है डीपीटी का टीका।
है ना। तो आप जब कभी भी हॉस्पिटल जाओगे, आपके डीपीटी का चाहे टिटेनस का उपचार करना है, चाहे पर्टुसिस का उपचार करना है, चाहे डिप्थीरिया का उपचार करना, तीनों में से किसी भी एक का भी अगर उपचार करना तो आपके डीपीटी का टीका लगेगा संयुक्त रूप से। डीपीटी का मतलब मैंने आपको बता दिया, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे डीपीटी की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी, तो है ना। डीपीटी के अंदर पे से कभी तो आपको पीलिया दे देगा, है ना, कभी पायरिया दे देगा, टे से आपको टाइफाइड दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है। देखो टाइफाइड भी हालांकि आपके किसकी वजह से होता है, टाइफाइड जो होता है ये वाला रोग भी आपके किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है। लेकिन इस टीके के अंदर कौन है, आपका टिटेनस है। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस, इन 3-4 बार इन नामों को बोलना, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, ये ध्यान हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको कि डीपीटी का जो टीका है वो इन 3 रोगों के उपचार के लिए लगता है। ठीक है, आगे देखो, ये जीवाणु से होने वाले रोग अपन ने सारे के सारे याद कर लिए। मैं चाहूं तो आपको कंटिन्यूसली आगे सारे के सारे सवाल करवा सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कम टाइम के अंदर आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल जाए। इस वजह से जीवाणु से जितने भी रोग हो सकते हैं, ये जितने रोग हैं ना आपके सामने, मैं इतने सवाल बना सकता था। मैं आपको कह सकता था कि देखो आपके लिए साइंस की माँ मैराथन में 1000 क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने, लेकिन कोई मतलब नहीं, 1000 क्वेश्चन में टाइम आपका ज्यादा वेस्ट होगा। इसके बजाय तो ट्रिक के माध्यम से आप डायरेक्ट याद कर लो जो चीज एग्जाम में पूछी जानी है, एक ही सवाल के माध्यम से सारा कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो जाएगा। तो जीवाणु से होने वाले सारे के सारे रोग है। एग्जामिनर क्या करेगा, टिटेनस किसकी वजह से होता है, या टिटेनस का रोग कारक कौन होता है, वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, या फिर प्रोटोजोआ होता है, या कृमि होता है, ये 4 ऑप्शन पूछेगा। ध्यान है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु टिटेनस का रोग वाहक होता है या रोग कारक होता है। अगले अपन ध्यान कर लेते हैं साथियों, प्रोटोजोआ और उसके बाद में विषाणु। देखो यहां आ जाओ, प्रोटोजोआ जो है इससे होने वाले रोगों के बारे में जान लेते हैं। ये आपका प्रोटोजोआ है। अब देखो, आपको प्रोटोजोआ के बारे में ट्रिक याद करने के लिए एक चीज ध्यान रखनी है कि अपने घर में प्रोटोजोआ कौन है। तो आपको इतना से ध्यान रखना, आपके घर में प्रोटोजोआ है आपकी मम्मी, है ना। जो लड़कियां हैं वो अच्छे तरीके से इस चीज को रिलेट कर पाएगी। सुनना मेरी बात को ध्यान से। क्या होता है, लड़कियां जो होती है वो काम करती है सुबह से लेकर शाम तक, सारा काम कर दिया घर का। अब शाम के टाइम में सोने की बात आती है, कोई बात हो जाती है मम्मी से, छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है, क्योंकि मेरे घर में भी होती रहती है मेरी बहनों के साथ में। तो मम्मी क्या कहती है कि किया ही किया है तूने सुबह से लेकर अभी तक, जो इतनी थक गई है ना। तब मन में क्या भाव आता है, अरे यार मेरे तो काम पर पानी फेर दिया। तो काम पे पानी फेरने का काम कौन करता है, ये काम पे पानी फेरने का काम करती है घर में मम्मी। तो ये प्रोटोजोआ जो है ना, ये आपकी घर की मम्मी है, ध्यान रखना। या फिर ऐसे ध्यान रख लेना, ये अपने घर में कौन है, मम्मी क्या है, मम्मी है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से ध्यान रखोगे मम्मी, और मम्मी क्या करती है, मम्मी काम पर पानी फेर देती है। क्या कर देती है, काम पे पानी फेर देती है। काम पे पानी फेरना ये किसका काम होता है, काम पे पानी फेरने का काम मम्मी का होता है। तो काम पे पानी फेरने से आप ध्यान रखोगे कि प्रोटोजोआ से होते हैं ये रोग। कौन कौन से रोग होते हैं, का से ध्यान रखोगे आप, कालाजार। का से कौन सा रोग है, कालाजार। में से क्या ध्यान रखोगे, में से होता है आपका मलेरिया। कौन सा, मलेरिया, जो कि मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर की वजह से होता है। पे से ध्यान रखोगे आप, पेचिस। कौन सा, पेचिस। पेचिस रोग भी किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। पा से आप ध्यान रखोगे पायरिया। कौन सा, पायरिया। पायरिया रोग किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और नी से आप ध्यान रखोगे साथियों, निद्रा रोग। कौन सा रोग, निद्रा रोग। इस निद्रा रोग को स्लीपिंग सिकनेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस यानी कि सोने के अंदर आपके कमी आ जाती है, तो स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है निद्रा रोग को। तो ये वाले जो रोग है ना आपके सामने, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, पायरिया, निद्रा रोग, ये सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं, प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। अब इसकी बहुत सारी अलग अलग ट्रिक होती है, हर एक व्यक्ति के याद करने का अलग अलग तरीका होता है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, हमारे घर की मम्मी जो है वो प्रोटोजोआ है, क्योंकि वही हमारे काम पे पानी फेरती है। तो प्रोटोजोआ काम पे पानी फेरता है। का से है कालाजार, में से मलेरिया, पे से पेचिस, पा से पायरिया और नी से निद्रा रोग, जिसको स्लीपिंग सिकनेस भी बोला जाता है। अगला है साथियों आपके सामने कौन, वायरस। वायरस यानी कि विषाणु, है ना। देखो जीवाणु से होने वाले रोग याद कर लिए। अब देखो कई बार क्या होता है, विद्यार्थी ट्रिक में कंफ्यूज हो जाता है कि ट्रिक याद तो कर ली कि हाँ जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, काम पर पानी फेरना, ये याद तो कर लिया, लेकिन ये ध्यान नहीं रहता यार ये ट्रिक जीवाणु की है या आपके विषाणु की है या प्रोटोजोआ की है। तो इसके लिए मैंने आपको लिंक करवाया। जीवाणु में क्या आता है, जी से ध्यान रखोगे, जी जीवाणु में जी आता है, जी से ध्यान रखोगे, जीएसटी का जी। तो जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, ये जीवाणु की ट्रिक है। प्रोटोजोआ, घर की मम्मी प्रोटोजोआ होती है जो काम पे पानी फेरती है, वो वाली इसकी ट्रिक है। बचा कौन लास्ट में आपका, विषाणु। विषाणु को क्या बोलते हैं, विषाणु को वायरस भी बोलते हैं साथियों। ये विषाणु है ना, ये विषाणु आपके एग्जाम में इस प्रकार से वायरस भी लिखा हुआ आ सकता है कि वायरस से होने वाले रोग। तो विषाणु कहो या वायरस कहो एक ही बात है। इसके लिए थोड़ी सी लंबी ट्रिक है जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी विषाणु से होने वाले रोगों के लिए। देखो अब देखो
यहाँ पे भी इस चीज़ को आप याद कर सकते हो। एक तरीके से ऐसा मान लो, थोड़ा समझ लेना, अदर वे में मत लेना, मैं मेरा तरीका इसलिए बता रहा हूँ आपको। कहीं पे मुझे भी नेट पे ये ट्रिक मिली थी तो उसको मैं मेरे तरीके से मैंने इसको याद कर लिया। अब देखो, समझ लो कि जो लड़के लोग हैं वो रूम पे रहते हैं, रूम लेकर के, है ना। अब लेट सपोज उनके मोहल्ले में कोई रेखा नाम की नई लड़की आ गई। अब रेखा नाम की लड़की आई और उस लड़की से हो गया उनको प्यार, और वो भी एक नहीं, सबको ही हो गया। जो पढ़ने वाले नहीं होते उनका यही काम होता है ना, लड़कियों के पीछे घूम के प्यार करते फिरते हैं। तो अब रेखा नाम की लड़की से हो गया उनको प्यार। अब वो रेखा नाम की लड़की भाई साहब हिट कर दिया उन सब के सब लड़कों को कि हाँ ये सब के सब रेखा के लवर है। तो वो रेखा जो आई थी एक तरीके से क्या थी, उन लड़कों के लिए वायरस थी, उनकी पढ़ाई में वायरस का काम कर रही थी। वो पढ़ने ही नहीं दे रही, उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया बेचारों को। तो रेखा जो है ना, उसकी वजह से कौन सा रोग होता है, ये वायरस वाला होता है। तो देखो रेखा, इसको आप ध्यान रखोगे, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। अब रेखा आई मोहल्ले के अंदर और उसने हिट कर दिया सबके सब लड़कों को कि भाई साहब ये सब के सब कौन है, रेखा के लवर है, और हिट करके उनको पोछे छोड़ गई। यानी कि अब उनका जो है पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है। अब इसके अंदर जितने भी वर्ड है ना, हर एक वर्ड से आपको एक रोग याद करना है। देखो इधर आ जाओ, रेखा से आप ध्यान रखोगे, रे से क्या ध्यान रखोगे, रे से ध्यान रखोगे रेबीज। कौन सा, रेबीज, जो कि आपके कुत्ते के काटने की वजह से होता है। खे से आप ध्यान रखोगे साथियों खसरा। कौन सा रोग, खसरा रोग किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। है से आप ध्यान रखोगे साथियों हर्पीज। कौन सा, हर्पीज। ये जो हर्पीज है, हर्पीज और हिपेटाइटिस ये दोनों मिलते जुलते वर्ड है। हेपेटाइटिस जो रोग है वो भी विषाणु की वजह से होता है, और हर्पीज जो रोग है ना, ये भी विषाणु की वजह से होता है। में से आप ध्यान रखोगे साथियों मेनिंजाइटिस। कौन सा, मेनिंजाइटिस। ऊपर लिख देता हूं ताकि थोड़ा आसान रहे। में से कौन सा होता है, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। तो ये मेनिंजाइटिस रोग किसकी वजह से होता है, विषाणु की वजह से होता है। अच्छा अगला कौन है, अगला है आपके सामने ही से आप ध्यान रखोगे हिपेटाइटिस। कौन सा, हिपेटाइटिस। और ये जो हिपेटाइटिस होता है ना साथियों, आपके जो पीलिया रोग होता है उस पीलिया को हिपेटाइटिस बोला जाता है। हिपेटाइटिस किसको, जो पीलिया रोग होता है उसी को हिपेटाइटिस बोला जाता है। पीलिया रोग को ही हिपेटाइटिस बोला जाता है। इसके अलावा इसको जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है। हिपेटाइटिस कह लो, पीलिया कह लो, या जॉन्डिस कह लो, एक ही बात है। अच्छा अगला कौन है, अगला है आपके टे। टे से क्या ध्यान रहेगा, टे से ध्यान रहेगा ट्रेकोमा। ट्रेकोमा रोग भी किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। अगला आपके पो से ध्यान रखोगे पोलियो। कौन सा, पोलियो। फिर है ए से ध्यान रखोगे एड्स। एड्स रोग किसकी वजह से होता है, एचआईवी की वजह से होता है। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये तो एड्स की फुल फॉर्म होती है। और एड्स होता कौन से वायरस की वजह से, एचआईवी। एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना। किसकी वजह से होता है एड्स आपका, एचआईवी की वजह से होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये एचआईवी की वजह से होती है। अच्छा चे से क्या ध्यान रखोगे, चे से ध्यान रखोगे चेचक। और अगला है आपके सामने छो से है छोटी माता। कौन सी माता, छोटी माता। और ये जो छोटी माता रोग है ना साथियों, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, चिकन पॉक्स। छोटी माता को ही चिकन पॉक्स बोला जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के कहते हैं ना कि जीवन में एक बार तो छोटी माता आती ही आती है, यानी कि स्किन के ऊपर बहुत सारे वो फोड़े फोड़े हो जाते हैं, वो वाला रोग होता है आपके छोटी माता या चिकन पॉक्स। अगला है आपके सामने डे से ध्यान रखोगे आप क्या, डेंगू। ठीक है। और फिर है आपके सामने गे और ई से तो ध्यान रखोगे इन्फ्लुएंजा। कौन सा, इन्फ्लुएंजा। और गे से आप ध्यान रखोगे साथियों गल शोध। कौन सा रोग है, गल शोध। ये गल शोध रोग जो है किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। तो देखो ऊपर तो हो गए आपके किसके, प्रोटोजोआ की वजह से होने वाले रोग, और नीचे आपके सामने हो गए कौन से, वायरस यानी कि विषाणु की वजह से होने वाले रोग। देखो ये इनके सामने मैं थोड़ी सी एक लाइन भी खींच देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ ये नीचे वाले तो वायरस की वजह से होने वाले रोग है, ऊपर आपके प्रोटोजोआ की वजह से होने वाले रोग है। और यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा नाम बताया ना, जैसे छोटी माता को चिकन पॉक्स बोलते हैं, हेपेटाइटिस को पीलिया भी कहा जाता है, या फिर जॉन्डिस भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जॉन्डिस, JAUNDICE, जॉन्डिस। हिंदी में भी लिख देता हूँ आपके सामने, दिख नहीं रहा होगा आई थिंक यहाँ पर तो आपको, है ना, यहाँ पे तो दिखेगा ही नहीं। चलो आगे बता दूंगा। वैसे इसका सवाल भी है आपके हिपेटाइटिस का, उसमें मैं कंप्लीट पूरा नाम भी बता दूंगा, सारा चिट्टा खोलेंगे। अभी तो इनमें से बहुत सारे रोग जो है, कौन कौन से रोग से आपके एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, कि अभी तो आपको क्या पता चला है कि कौन से रोग का रोग कारक क्या होता है।
अभी तो आप ये जानोगे कि ये जो रोग कारक होता है, इस रोग में होता क्या है, उसके बाद में उस रोग के उपचार के लिए क्या करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया टिटनस, डिप्टीरिया और पर्टूसिस यानी कि काली खांसी, उन तीनों के लिए डीपीटी का टीका लगता है। एड्स जो होता है इसके लिए संक्रमण करने वाला वायरस कौन होता है, HIV वायरस होता है, इसके लिए एलिसा नाम का टेस्ट होता है एड्स के लिए, है ना। जैसे टाइफाइड के लिए आपके कौन सा विडाल टेस्ट होता है। इस प्रकार से आपसे आगे सवालों में आ जाएगी सारी की सारी चीजें। तो यहाँ तक जो यह चीजें सारी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में छाप के रख लेना। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये वाला बाला रोग वाला सवाल हुआ, इस एक सवाल में सारे के सारे रोग आपको याद हो गए। आगे है आपके सामने स्लीपिंग सिकनेस, रोग कारक के संबंध में सही है। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, अभी मैंने आपको बताया स्लीपिंग सिकनेस का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका निद्रा रोग। याद करो निद्रा रोग किसकी वजह से होता है। आप कहोगे गुरुजी निद्रा रोग तो पानी में आया था, है ना, काम पर पानी, और काम पर पानी कौन फेरता है, प्रोटोजोआ यानी कि मम्मी। तो प्रोटोजोआ जो है उसकी वजह से होने वाला रोग है स्लीपिंग सिकनेस। ये कह रहा है स्लीपिंग सिकनेस रोग कारक के संबंध में सही है। अब आपसे इसने पूछ लिया स्लीपिंग सिकनेस जीवाणु की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, कृमि की वजह से होता है, या फिर विषाणु की वजह से होता है। और जीवाणु में भी होता है तो बोर्डीटेला पर्टुसिस जीवाणु है, या फिर ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी जीवाणु है, या फिर वाउचेरिया ब्रेनकेप्टाई जीवाणु है, या फिर विषाणु कौन सा, वेरिसेला विषाणु है। तो आपको इतना पता है ना कि अगर स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है तो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और प्रोटोजोआ में भी एक विशेष प्रकार का प्रोटोजोआ होता है जो कि ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी नाम का होता है। कौन से नाम का, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी नाम का प्रोटोजोआ होता है, जिसकी वजह से आपका निद्रा रोग होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है, नींद नहीं आती है रातों के अंदर। वैसे अपने मारवाड़ी भाषा में यह भी कहा जाता है कि जो हराम का खाता है ना उसको भी नींद नहीं आती। तो हराम का जो खाता है, बिन मेहनत दूसरों के कमाए हुए पैसों के ऊपर ऐशो आराम करता है, उनको भी नींद नहीं आती है, वो भी स्लीपिंग सिकनेस से पीड़ित होते हैं। बाकी साइंस की भाषा में स्लीपिंग सिकनेस जो आपके प्रोटोजोआ की वजह से होता है, प्रोटोजोआ कौन सा प्रोटोजोआ, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, ये नाम ध्यान रखना, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, इस प्रोटोजोआ की वजह से निद्रा रोग होता है। अब देखो यहां आ जाओ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें, जीवाणु बोर्डीटेला पर्टुसिस, बोर्डीटेला पर्टुसिस से ध्यान आया कुछ, पर्टुसिस सर आपने बताया था अभी, काली खांसी को ही तो पर्टुसिस कहते हैं, अभी पीछे ही तो देखा था, है ना। कौन सी खांसी, काली खांसी, ये रही काली खांसी को क्या कहते हैं, पर्टुसिस कहते हैं। और ये किसकी वजह से रोग होता है, ये जीवाणु की वजह से रोग होता है। तो ये देखो जीवाणु बोर्डीटेला पर्टुसिस, यानी कि ये वाला जो जीवाणु है ना, कौन सा, बोर्डीटेला पर्टुसिस, ये कौन से रोग के लिए जिम्मेदार होता है, ये होता है काली खांसी के लिए। कौन सी खांसी के लिए, काली खांसी के लिए। तो इस सवाल से भी आपको 3 सवाल मिल जाएंगे साथियों। मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो सवाल हूबहू छपेगा, लेकिन हाँ मैं जो पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लास के अंदर समझाऊंगा उस कॉन्सेप्ट में से आपका सवाल कहीं ना कहीं भिड़ ही जाएगा। और जो विद्यार्थी पूरी क्लास देखेगा, सारे कॉन्सेप्ट समझेगा, उसको तो 100% फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो आपसे पूछ लिया कि काली खांसी रोग कारक के संबंध में सही है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि बोर्डीटेला पर्टुसिस जो है ये जीवाणु की वजह से होने वाला रोग है। मतलब बोर्डीटेला पर्टुसिस खुद एक जीवाणु है, खुद एक बैक्टीरिया है। कौन है, बैक्टीरिया। कौन से रोग के लिए जिम्मेदार है, काली खांसी या फिर पर्टुसिस के लिए जिम्मेदार है। अगला है आपके सामने वाउचेरिया ब्रेनकेप्टाई, ये ब्रेनकेप्टाई जो है ये एक कृमि है साथियों, और ये कृमि है कौन से रोग के लिए जिम्मेदार, आपका एक रोग है साथियों हाथी पांव नाम से। कौन सा रोग, हाथी पांव। ये हाथी पांव रोग जो है कौन से कृमि की वजह से होता है, वाउचेरिया ब्रेनकेप्टाई कृमि होता है, इसकी वजह से होता है। हाथी पांव में होता क्या है, बेसिकली आपका पांव जो है ना वो फूल करके हाथी के पांव के समान बहुत बड़ा हो जाता है। एक तरीके का संक्रमण होता है ये भी, जो कि किसकी वजह से होता है, कृमि की वजह से होता है ये संक्रमण, जिसमें आपका पांव फूल करके हाथी के समान हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। अगला आपके सामने विषाणु वेरिसेला, विषाणु यानी कि वेरिसेला, ये वेरिसेला विषाणु है कौन से रोग के लिए जिम्मेदार होता है, अभी मैंने आपको बताया था चिकन पॉक्स। क्या, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को और किस नाम से जाना जाता है, पहली बात तो चिकन पॉक्स किसकी वजह से रोग होता है, अभी देखो आपके सामने आया था चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता। छोटी माता किसकी वजह से होता है साहब, विषाणु यानी कि वायरस की वजह से होता है। यानी कि विषाणु, कौन सा विषाणु, वेरिसेला विषाणु। वेरिसेला विषाणु की वजह से या तो चिकन पॉक्स कह लो या फिर छोटी माता कह लो, ये वाला रोग होता है। तो छोटी माता रोग के लिए कौन सा रोग कारक जिम्मेदार होता है, कौन सा कारक जिम्मेदार होता है, वेरिसेला वायरस। वेरिसेला वायरस या फिर वेरिसेला जो विषाणु है वो चिकन पॉक्स के लिए जिम्मेदार होता है। क्योंकि आपके चैप्टर का नाम भी इन्होंने क्या दिया है, देखो चैप्टर का नाम यहाँ पर दिया है मानव रोग, रोग के कारक एवं निदान। तो तीनों से सवाल आपसे पूछेगा। आपको ये भी पता होना चाहिए रोग कौन सा है, क्या होता है इसमें, इस रोग का कारक कौन सा है और इसके निदान क्या है ना। तो यहाँ पर आपका जो ये रोग है ना, रोग क्या है, चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता। इसमें क्या होता है, वो फोले बन जाते हैं। और इसका रोग कारक कौन है, वेरिसेला। वेरिसेला कौन है, एक वायरस है, विषाणु है, जो कि चिकन पॉक्स के लिए जिम्मेदार होता है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष संचरणीय रोग नहीं है। देखो साथियों यहाँ पर एक साइंटिफिक वर्ड आया आपके सामने, प्रत्यक्ष संचरणीय।
किस प्रकार का संचरणीय? प्रत्यक्ष संचरणीय। अब देखो रोग जो होते हैं ना, कुछ रोग तो ऐसे होते हैं जो सीधा, जैसे कोई एक इंसान है, वो इंसान उस रोग से ग्रसित है, अब वो इंसान दूसरे इंसान के संपर्क में आएगा तो एक इंसान से दूसरे इंसान में छूने की वजह से या छींक की वजह से वो वायरस उसमें फैल जाएगा। तो जो संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में संक्रमित हो जाता है, किसी अन्य रोग वाहक की जरूरत नहीं पड़ती है, वो वाले जो रोग होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष संचरणीय रोग होते हैं। और एक होते हैं अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग। वो जो अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग होते हैं उसमें क्या होता है? उस रोग से ग्रसित होने के लिए कोई ना कोई वाहक जिम्मेदार होता है ना। जैसे आपके जो मलेरिया रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? मादा इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। मादा इन्फ्लुएंजा जो मच्छर होता है उसकी वजह से, वो भी एक मादा मच्छर ही होती है इन्फ्लुएंजा नाम की, उस मच्छर की वजह से मलेरिया रोग होता है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको अगर मलेरिया हो रहा है, आप किसी और को जाकर के छू दोगे या आपके वो संपर्क में आएगा, उस वजह से वो रोग उसको अगर हो जाएगा, तब तो कैसा होगा? प्रत्यक्ष संचरणीय रोग होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से उसका संचार हो गया एक इंसान से दूसरे इंसान में। और एक जो है मलेरिया से कोई ग्रसित है या फिर मान लो किसी बीमारी से ग्रसित है, उसके ऊपर आकर के मक्खी बैठी, वो मक्खी बैठ के दूसरे इंसान पे जाके बैठ रही है, उस इंसान पे, और उस इंसान भी उस रोग से ग्रसित हो गया, तो वो अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग हुआ। यानी अप्रत्यक्ष रूप से संचरित हुआ, डायरेक्ट संचरित नहीं हुआ, प्रत्यक्ष नहीं हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, कोई ना कोई वाहक उस रोग को उसके पास लेकर के गया है। तो रोगों का संचरण दो प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष संचरणीय और अप्रत्यक्ष संचरणीय। आपसे पूछ रहा निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष संचरणीय रोग नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आपका जो साथियों ये हैजा रोग है ना, कौन सा रोग? हैजा रोग। किसकी वजह से होता है हैजा रोग? अभी आपको मैंने पहले बताया था कि जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, टीका है के अंदर आया था हैजा, और जीएसटी किस में आता है? जीवाणु में, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होने वाला रोग है ये हैजा रोग, जिसके लिए वाहक कौन होता है? बैक्टीरिया होता है। बाकी आपके जो ये क्षय रोग है, चेचक है और फिर काली खांसी है, ये तीनों कैसे होते हैं? ये तीनों प्रत्यक्ष संचरणीय रोग होते हैं, लेकिन हैजा प्रत्यक्ष संचरणीय रोग नहीं है। यानी कि आप क्षय रोग से पीड़ित हो या फिर चेचक से पीड़ित हो या फिर आप काली खांसी यानी कि पर्टुसिस से पीड़ित हो, तो कोई दूसरा इंसान आपको इससे पीड़ित आकर के छुएगा तो आप भी उस रोग से ग्रसित हो जाओगे। तो ये किस प्रकार के रोग हो गए? प्रत्यक्ष संचरणीय रोग हो गए ये तीनों के तीनों। बाकी कौन नहीं है? हैजा जो है ये प्रत्यक्ष संचरणीय रोग नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार होता है कोई ना कोई वाहक, जो कि उस एक इंसान से दूसरे इंसान में उसको ले जाता है। अब देखो कंफ्यूज मत होना, वो रोग किसी इंसान को होता है ना, जैसे आप कहोगे कि सर आपने जीवाणु के, जैसा आपने ये भी तो बताया ना कि ये जो काली खांसी ये विषाणु की वजह से होता है ना, वायरस की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है बेटा, लेकिन किसी एक इंसान को होगा ना, उस इंसान के अंदर वो वायरस इंजेक्ट हो जाएगा, जिस वजह से उस इंसान को वो रोग होगा। अब क्या होगा कि उस इंसान से वो रोग दूसरे इंसान में फैलेगा ना, तो वो इंसान उसके हाथ भी लगा देगा ना, तो भी वो वायरस उसमें चल जाएगा। लेकिन हैजा के लिए बैक्टीरिया जो जिम्मेदार होता है ना, वो बैक्टीरिया ऐसे नहीं जाता है कि कोई इंसान दूसरे इंसान को छुएगा तो भी उसमें फैल जाएगा, बल्कि उस ग्रसित या फिर जो रोगी है उससे उस बैक्टीरिया को, जीवाणु को कोई ना कोई वाहक ले जाकर के दूसरे इंसान पे छोड़ेगा, तब वो उस रोग से ग्रसित होगा। इस वजह से ये अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग है हैजा, बाकी तीनों के तीनों प्रत्यक्ष संचरणीय रोग है। अगला देखो, यौन संचारित रोग नहीं है। यौन संचारित रोग नहीं है मतलब कि जो यौन संपर्कों की वजह से रोग होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। एक आपके सामने दिया एड्स। एड्स का मतलब आप जानते ही हो, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना, ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, अच्छे से पता है आपको। एड्स क्या है? यौन संचारित रोग ही है। अगला है आपके सामने ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस रोग में क्या होता है साथियों, आपकी जो हड्डियां होती है ना, वो हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियों के अंदर साथियों एक तत्व पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं बोन मिनरल डेंसिटी। क्या बोलते हैं? बोन मिनरल डेंसिटी, या फिर इसको बोल सकते हैं, बोन का मतलब हो गया आपके कौन? अस्थि, मिनरल का मतलब हो गया खनिज, और डेंसिटी का मतलब हो गया क्या? घनत्व। क्या मतलब हो गया? डेंसिटी का मतलब घनत्व, यानी कि अस्थि खनिज घनत्व की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। यानी हड्डियों के अंदर जो है आपके मिनरल्स की डेंसिटी कम हो जाती है, उस वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग है, ये यौन संचारित रोग नहीं है। बाकी सिफिलिस है, ये भी यौन संचारित रोग है। गोनोरिया है, गोनोरिया ये भी यौन संचारित रोग है। मैंने आपको बता ही दिया, सिफिलिस और गोनोरिया दोनों किसकी वजह से होते हैं? जीवाणु की वजह से होते हैं। और एड्स किसकी वजह से होता है? विषाणु की वजह से होता है। अभी पीछे ही पढ़ाया मैंने आपको, ये देखो एड्स तो किसकी वजह से होता है? एड्स तो ये रहा आपका यहाँ पर, ये तो किसकी वजह से होता है? विषाणु की वजह से होता है। जबकि आपका जो गोनोरिया और सिफिलिस ये दोनों किसकी वजह से होते हैं? जीवाणु की वजह से होते हैं। जीएसटी के अंदर आ जाते हैं गोनोरिया और सिफिलिस दोनों के दोनों। तो ध्यान रखना है, गोनोरिया और सिफिलिस ये दोनों रोग किसकी वजह से होते हैं? ये दोनों रोग जीवाणु की वजह से होते हैं, ठीक है। जबकि आपका एड्स किसकी वजह से होता है? ये वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से? वायरस की वजह से रोग होता है। और ये जो
ऑस्टियोपोरोसिस रोग है। ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग हड्डियों की कमजोरी वाला रोग है, जो कि बीएमडी यानी कि अस्थि खनिज तत्व या फिर बोन मिनरल डेंसिटी इनकी कम हो जाती है, जिस वजह से ये रोग होता है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो ये वाला जो रोग है यौन संचारित नहीं होगा, बाकी तीनों के तीनों रोग यौन संचारित होंगे। चलो अब देखो, ये सवाल लाने के पीछे उद्देश्य भी मेरा ये था कि आपको ये भी पता चले कि ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है ना। और ये सवाल आपके अधीनस्थ बोर्ड पहले पूछ भी चुका है इसी टाइप का, इस वजह से इस टाइप का सवाल लाया हूं। और इसमें ये तीनों चीज लाने का मेरा रीजन भी ये था, मैं यहाँ पे आपको ये भी बता सकूं कि आपके दिमाग की घंटी बज जाएगी, अच्छा सिफिलिस गोनोरिया जीवाणु की वजह से होने वाले रोग है, ताकि आपका साथ का साथ रिविजन भी होता रहे। अगला देखो, आनुवांशिक रोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसमें होता है? बहुत शानदार सवाल है साथियों। ये एक सवाल आपके आनुवांशिक सारे के सारे रोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाएगा। आपके सामने रोग का नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा रोग है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखो इधर आ जाओ मेरे पास, कौन सा रोग है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये पूछ रहा है कि ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है किस में होता है? आनुवांशिक रोग है, पहली बात तो ये पता चल गई। कौन सा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस में होता है? पुरुषों में होता है, महिलाओं में होता है, या फिर पुरुषों में होता है या फिर दोनों में होता है। और पुरुषों में भी होता है तो लिंग गुणसूत्र की कमी की वजह से होता है, या फिर महिलाओं में होता है तो लिंग गुणसूत्र की अधिकता की वजह से होता है, या फिर पुरुषों में लिंग गुणसूत्र की अधिकता की वजह से होता है। तो यहाँ पर ना मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ, और ये कॉन्सेप्ट जितने भी आनुवांशिक रोग है ना आपके, वो सारे के सारे रोग का फंडा क्लियर कर देगा। देखो मैं चाहता तो यहाँ से 15 सवाल अलग से बना के लिया था आप लोगों के लिए आनुवांशिक रोग के, लेकिन मैं इस एक ही सवाल के अंदर आनुवांशिक जितने भी रोग होते हैं सबका फंडा आपके क्लियर कर दूंगा। देखो इधर आ जाओ, आनुवांशिक रोग थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लो उसके लिए। जिन लोगों ने जेनेटिक्स वाली क्लास देखी होगी अपनी आनुवांशिकी वाली, वो लोग तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। और जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है, पहले जाकर के जेनेटिक्स वाली क्लास देख कर क्या हो, आनुवांशिक रोग वाली है ना, आनुवांशिकता वाली, कि आनुवांशिकता होती क्या है। उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है गुणसूत्रों के बारे में। ये वाला रोग, ये जो आनुवांशिक रोग है, इसमें देखो इसने लिखा है लिंग गुणसूत्र की कमी की वजह से हो रहा है या लिंग गुणसूत्र की अधिकता की वजह से हो रहा है। तो पहले तो ये पहचानो कि लिंग गुणसूत्र क्या होता है। आप कहोगे गुरुजी आपने बताया था इंसान के अंदर टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और इस 23 जोड़ी के अंदर, इस 23 जोड़ी के अंदर 22 जो जोड़ियां होती है ना, कितनी जोड़ी? 22 जोड़ी। 22 जोड़ी यानी कि 44 गुणसूत्र। मैं सी लिख रहा हूं, सी मतलब क्रोमोसोम। इसके अलावा एक होती है 23वीं जोड़ी। ये जो 23वीं जोड़ी होती है, इसके अंदर कितने? 2 क्रोमोसोम होते हैं, 2 गुणसूत्र होते हैं। ये 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं ना साथियों, ये गुणसूत्र तो क्या होते हैं? ये अलिंग गुणसूत्र होते हैं। और ये वाला कौन सा होता है? ये लिंग या लैंगिक गुणसूत्र होता है। लैंगिक गुणसूत्र का मतलब इन 23 गुणसूत्रों की जोड़ी में से जो 23वीं जोड़ी होती है, इस 23वीं जोड़ी के अंदर 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं साथियों। मतलब जो पुरुष होता है ना, उस पुरुष के अंदर तो XY पाया जाता है और महिला के अंदर XX पाया जाता है। तो ये जो 23वीं जोड़ी होती है, ये लिंग निर्धारण का काम करती है ना। लिंग निर्धारण का कैसे काम करती है कि पुरुष का X और महिला का X मिलकर अगर XX बना तब तो पुत्री होगी, और पुरुष का Y और महिला का X मिलकर के XY बना तो पुत्र होगा। तो आपका लिंग क्या होगा? जो बच्चा जन्म लेता है वो बच्चा लड़का होगा या लड़की, यानी कि उसका लिंग क्या होगा? पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग, वो कौन डिसाइड करता है? आपकी जो 23वीं जोड़ी होती है, उस 23वीं जोड़ी के अंदर जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो डिसाइड करते हैं। और उस 23वीं जोड़ी में पुरुष के अंदर, मेल के अंदर तो क्या पाया जाता है? मेल के अंदर तो XY पाया जाता है, और फीमेल के अंदर क्या पाया जाता है? XX पाया जाता है। ये 23वीं जोड़ी कैसी गुणसूत्र की जोड़ी होती है? ये लिंग गुणसूत्र की जोड़ी होती है ना। तो लिंग गुणसूत्र जो है, अब क्या होता है कि इन लिंग गुणसूत्रों के अंदर कभी कभी या तो एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, या कभी कभी किसी गुणसूत्र की कमी हो जाती है। उस वजह से क्या होता है? नए नए रोग क्रिएट हो जाते हैं। और ये जो आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रोग हुआ है, ये भी किस वजह से हुआ है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रोग भी इन गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन की वजह से हुआ है। तो गुणसूत्र क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट यहां पे आप समझ गए। अब यहां पर आ जाओ, एक होता है आनुवांशिक रोग। कैसे रोग? आनुवांशिक रोग, जिनको आप जेनेटिक डिजीज बोलते हो। क्या बोलते हो? जेनेटिक डिजीज। एक तो होती है साथियों जन्मजात रोग, और एक होते हैं उपार्जित रोग। जन्मजात रोग होते हैं वो एक तरीके से आनुवांशिक रोग ही होते हैं, जो जन्म के साथ ही आपको मिलते हैं। जैसे एक रोग होता है आपका कौन सा? वर्णांधता। वर्णांधता। एक होता है आपका हीमोफीलिया, एक होता है आपका थैलेसेमिया। ये ऐसे रोग है जो जन्म के साथ ही मिलते हैं। ये जन्म लेने के बाद बाहर से नहीं आते हैं आपके, यानी उपार्जित नहीं होते हैं। कुछ रोग तो उपार्जित होते हैं, यानी कि बाहर से आकर के बाद में आप जो काम करते हो आपके कर्मों के अनुसार, सही खाओगे नहीं, सही पियोगे नहीं, सही वातावरण में नहीं रहोगे, तो आपको वो रोग होंगे। लेकिन इनमें तो आपका कोई दोष ही नहीं है। ये आनुवांशिक रोग तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो आनुवांशिक जो रोग होते हैं साथियों, या फिर जन्मजात जो रोग होते हैं ना, ये रोग 2 प्रकार से होते हैं।
दो प्रकार से कैसे होते हैं ये रोग? दो प्रकार से होते हैं। एक तो होते हैं कि आपके जो गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन की वजह से। किसकी वजह से? गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन कैसे? संख्या में परिवर्तन जैसे कि ये आपके टोटल कितने गुणसूत्र है? 46 गुणसूत्र है। अब इन गुणसूत्रों में या तो कभी 47 हो जाएंगे गुणसूत्र या कभी 45 रह जाएंगे। उस वजह से उन गुणसूत्रों की संख्या में आगे पीछे बदलाव हो जाएगा, या तो गुणसूत्र एक बढ़ जाएगा या गुणसूत्र कम हो जाएगा। उस वजह से होते हैं आनुवांशिक रोग एक तो, ठीक है। और दूसरा कैसे होते हैं? दूसरा आपके जो जीन होता है ना साथियों, गुणसूत्र के ऊपर जीन पाया जाता है, क्रोमोसोम जो होते हैं। जेनेटिक्स वाली क्लास के अंदर मैंने अच्छे से समझाया, जाके वो क्लास देख लेना। जो आपके जीन होते हैं उन जीन की संरचना में उत्परिवर्तन हो जाता है। किसमें? जीन की संरचना में उत्परिवर्तन। जीन की संरचना में उत्परिवर्तन यानी कि किसी ना किसी तरीके से उस जीन की संरचना बदल जाती है, उसमें कुछ ना कुछ छेड़खानी हो जाती है, कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाता है, जिस वजह से भी रोग होते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी जीन की संरचना में उत्परिवर्तन की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं? तो देखो, एक आपका जो वर्णांधता रोग होता है। कौन सा? वर्णांधता, यानी कि वर्ण की अंधता। लाल और हरे कलर में डिफरेंस आप नहीं कर पाते हो। आर्मी के अंदर जो बच्चे जाते हैं उनको अच्छे से पता है। वर्णांधता, जिसको आप इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस बोलते हो, कलर ब्लाइंडनेस जो रोग है वो भी कौन सा रोग होता है? वर्णांधता होता है। और वो आपके जेनेटिक डिजीज होती है, वो आपको क्या आपके माता पिता से प्राप्त होती है ना। और इस वर्णांधता के अलावा एक होता है आपके साथियों हीमोफीलिया। कौन सा? हीमोफीलिया। ये हीमोफीलिया रोग भी कैसा है? ये भी आपके जन्मजात रोग है या फिर आनुवांशिक रोग है। इसके अलावा एक और रोग होता है आपके, कौन सा? थैलेसीमिया। ये थैलेसीमिया रोग जो है ये भी कौन सा है? ये भी आनुवांशिक रोग है। लेकिन ये सारे के सारे जीन की संरचना में परिवर्तन की वजह से होने वाले रोग है। तो फिर आप कहोगे सर गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन की वजह से कौन से रोग होते हैं? तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन की वजह से मेनली आपके 5 रोग होते हैं। और ये 5 रोग कौन कौन से होते हैं अभी आपको याद करवा दूंगा। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम उन्हीं पांचों में से एक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अलावा एक आपके टर्नर सिंड्रोम होता है, एक एडवर्ड सिंड्रोम होता है, एक पटाउ सिंड्रोम होता है, एक डाउन सिंड्रोम होता है। ये 5 सिंड्रोम होते हैं, ठीक है। वो पांचों के पांचों सिंड्रोम अभी आपको याद करवा दूंगा। जैसे ये सवाल पूछा है वैसे उन पांचों से कुछ भी सवाल आपके पूछेगा सारा आपको याद हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखना है कि आनुवांशिक रोग दो तरीके से हो सकते हैं, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन या फिर जीन की संरचना में उत्परिवर्तन की वजह से। तो इसमें उत्परिवर्तन की वजह से तो ये होते हैं आपके वर्णांधता, हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, या 2-3 रोग और भी होते हैं आपके रक्ताल्पता से संबंधित, वो वाले भी। वो सारे जीन की संरचना में और गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन की वजह से कौन कौन से रोग होंगे आ जाओ बता देता हूं। आपको एक लाइन ध्यान रखनी है, ये भी ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा दूंगा। देखो, जो आपके नर लोग होते हैं ना, नर यानी कि मेल यानी कि आदमी, नर जो होते हैं ना साथियों, अब ये इसको आप ऐसे समझ लो कि जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम करते हैं वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस चीज को, या आपके घर में से कोई बैंकिंग सेक्टर में काम करता होगा तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। नर लोग जो होते हैं ना उनके ऊपर एक ठप्पा होता है। क्या ठप्पा होता है? कि नर क्लाइंट्स को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, यानी कि क्लाइंट्स को पटाने में डाउन होते हैं। चाहे कोई कंपनी है वो एडवर्टाइजमेंट कितना ही सुपर क्यों ना करे। लेट सपोज आपके HDFC बैंक है, उस बैंक का आगे क्या करना, प्रमोशन करना है। तो बैंक का तो क्या होता है, नए नए क्लाइंट्स लाओ, जिन क्लाइंट्स को हम लोन दे सकें, गोल्ड लोन दे सकें, है ना, यही काम होता है उनका। तो बार बार आपके पास कॉल आता है, ये लोन ले लो, ये क्रेडिट कार्ड ले लो, ये इस तरीके से ऐसा कर लो। तो नर जो होते हैं ना वो क्लाइंट्स, यानी कि जो क्लाइंट्स बैंक में आएंगे उनको पटाने में डाउन होते हैं, भले ही HDFC बैंक एडवर्टाइजमेंट कितना ही सुपर क्यों ना करे। तो एक लाइन आपको ध्यान रखनी है बस। कौन सी लाइन? नर क्लाइंट्स को पटाने में, क्लाइंट्स को पटाने में क्या होता है? क्लाइंट्स को पटाने में डाउन होते हैं। क्या होते हैं? डाउन होते हैं। चाहे आप जो है एडवर्टाइजमेंट, या फिर आप कह लो एडवर्टाइजमेंट आप कितना भी सुपर्ब कर लो या कितना ही बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट कर लो, आपके नर जो है वो क्लाइंट्स को पटाने में क्या होते हैं? डाउन ही होते हैं। अब यहां से आप 4-5 वर्ड पकड़ोगे। एक तो पकड़ोगे नर, एक पकड़ोगे क्लाइंट्स, एक पकड़ोगे पटाऊ पटाना, एक पकड़ोगे डाउन और एक पकड़ोगे एडवर्ड। इधर आओ, देखो नर से आप ध्यान रखोगे साथियों टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। ये आपका जो टर्नर सिंड्रोम है ये भी गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन की वजह से होता है। क्लाइंट से आप ध्यान रखोगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी जो रोग है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन की वजह से होता है। अगला आपके सामने साथियों पटाने से आप ध्यान रखोगे पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? पटाऊ सिंड्रोम। ये भी आपकी गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन की वजह से होता है। अगला है साथियों आपके डाउन सिंड्रोम। नाम से ही है सीधा का सीधा डाउन सिंड्रोम। सारी की सारे कॉन्सेप्ट आपके यहां पर मैं क्लियर कर दूंगा, क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। जो ये डाउन सिंड्रोम है, और एडवर्ड से ध्यान रखोगे साथियों आप एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? एडवर्ड सिंड्रोम।
चलो, ये पांचों के पांचों रोगों के नाम ध्यान हो गया आपको। गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन की वजह से होने वाले रोग है पांचों के पांचों। अब देखो, अब कौन सा रोग जो है नर में होगा और कौन सा रोग मादा में होगा। अब इन रोगों का भी अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो केवल आदमी में होते हैं और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो केवल महिलाओं में होते हैं। जैसे आपसे इस सवाल में पूछा ना कि आनुवांशिक रोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस में होता है, पुरुष में होता है या महिला में, ये आपको बताना है। तो पुरुष में होता है या महिला में कैसे ध्यान रखोगे, देखो अपन कहते नहीं है वुमन फर्स्ट, यानी कि महिलाएं फर्स्ट। तो इस ट्रिक में जब शुरुआत करो तो सबसे पहले किसको लेके आ जाओगे, सबसे पहले लेके आ जाओगे महिला को। तो ये वाला जो टर्नर सिंड्रोम है ये किस में होता है, केवल और केवल महिला में होता है। किसमें, केवल और केवल महिला में। और महिला के बाद में कौन आ जाएगा आपका, महिला के बाद में आपका आ जाएगा पुरुष। यानी कि जो आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये किस में होता है, केवल और केवल पुरुष में होता है। तो वुमन फर्स्ट, महिला आ गई पहले, फिर पुरुष आ गया। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों के अंदर। और अगला जो रोग है साथियों पटाऊ सिंड्रोम, ये फीमेल और मेल दोनों के अंदर होता है, ये ध्यान रखना है। अगला आपके डाउन सिंड्रोम, ये भी फीमेल और मेल दोनों के अंदर होता है। और उसके अगला आपके एडवर्ड सिंड्रोम है, ये भी फीमेल और मेल दोनों के अंदर होता है। ठीक है, तो यहां से ध्यान है, आगे आपसे पूछेगा कि एडवर्ड सिंड्रोम किस में होता है, तो दोनों में होता है। जैसे इस ऑप्शन के अंदर ये वाला ऑप्शन है ना कि दोनों में ही होगा, इस प्रकार से आपसे सवाल पूछ सकता है वो। तो दोनों में ही आपके डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम, ये तीन रोग तो दोनों में ही होते हैं। जबकि आपके टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में होता है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम केवल पुरुषों के अंदर होता है। अब देखो यहां से एक चीज और आपको नहीं पता चलेगी, टर्नर सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है साथियों, गुणसूत्र में कमी होगी या वृद्धि होगी। तो देखो 22 गुणसूत्र तो जो है वो समान ही होंगे, लेकिन जो 23वां गुणसूत्र है ना वो महिला के अंदर क्या होना चाहिए था, वो महिला के अंदर X और X होना चाहिए था, है ना। महिला की प्रॉपर्टी होती है उसमें 23वां गुणसूत्र XX होता है। लेकिन जिनको ये टर्नर सिंड्रोम होता है ना साथियों, उनमें क्या होता है, एक X गुणसूत्र जो है ना वो एब्सेंट रह जाता है, एक X गुणसूत्र एब्सेंट रह जाता है। यानी एक X गुणसूत्र होगा ही नहीं, खाली रहेगा और केवल एक ही गुणसूत्र रहेगा। यानी कि एक X गुणसूत्र जो आपका एब्सेंट रह गया, जीरो हो गया। तो देखो इसमें गुणसूत्र कितने हो गए, 22, यानी कि 22 जोड़ा ये और 23वां जोड़ा ये, 22 जोड़े में 44 गुणसूत्र हो गए और 23वें जोड़े में एक ही गुणसूत्र है, दो होने चाहिए थे तब 46 होते हैं। तो इसमें कितने गुणसूत्र रह जाते हैं, इसमें 45 गुणसूत्र हो जाते हैं साथियों। कितने हो जाते हैं इसमें, 45, यानी कि 45 गुणसूत्र हो जाते हैं इसमें। यानी कि गुणसूत्र में कमी की वजह से होता है ये। यानी कि टर्नर सिंड्रोम किस वजह से होता है, गुणसूत्र में कमी की वजह से होता है। और कमी भी किसमें, 23वें जोड़े के अंदर कमी होती है। अब देखो 23वें जोड़े के अंदर कमी हुई है और 23वां जोड़ा क्या होता है, 23वां जोड़ा तो महिला की पहचान होता है कि वो महिला है, इसलिए उसमें XX पाया जा रहा है। और वो 23वें जोड़े में ही एक X की एब्सेंट रह गई। तो इस रोग के अंदर होता क्या है, महिलाओं के अंदर महिला के लक्षण ही नहीं रहते। महिलाओं के लक्षण कैसे होते हैं, जैसे कि महिला जो है वो मां बन सकती है, उनके अंदर यूट्रस होता है, फेलोपियन ट्यूब्स होती है, वो उनके अंदर अंडों का निर्माण होता है। तो जिनको ये टर्नर सिंड्रोम होता है ना, उन महिलाओं में साथियों या तो ओवरीज का साइज छोटा रह जाता है या यूट्रस का साइज छोटा रह जाता है, वो मां नहीं बन पाती है ना। तो महिला के गुण जो है वो उनके अंदर नहीं आते हैं। बहुत सारी अलग अलग विकृतियां हो सकती है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, महिला के अंदर महिला के जो लक्षण होते हैं ना, उन लक्षणों में कमी आ जाती है। एक महिला जो होती है, महिला की जिस प्रकार की शारीरिक आकृति होगी, बालों का विकास होगा, स्तनों का विकास होगा, या फिर जो भी शारीरिक उनका विकास होगा, महिला के जो लक्षण होने चाहिए वो लक्षण पूरे नहीं रहते हैं, जिनको टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 23वें गुणसूत्र के अंदर उनके अंदर क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अच्छा, अब आ गया वो क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है। इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें भी साथियों देखो 22 जोड़ी तो एज इट इज रहती है, ये केवल पुरुषों में होता है। और पुरुषों में आपको पता है XY 23वीं जोड़ी होती है ना, 23वीं जोड़ी XY। अभी मैंने यहां बताया था पुरुषों में XY होती है और महिला में XX रहती है। तो टर्नर सिंड्रोम में तो एक में कमी आ गई, जबकि पुरुषों के अंदर क्या होता है साथियों, एक X गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है। क्या हो जाता है, एक X गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है। तो गुणसूत्र कितने हो जाएंगे टोटल, यहाँ पे गुणसूत्र देखो 22 जोड़ी के 44 गुणसूत्र ये हो गए और 3 और 44 और 3 47, यानी कि इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 47 हो गई। तो इसमें गुणसूत्र की अधिकता हो गई, इसमें तो क्या हुआ, गुणसूत्र की कमी हुई है और इसमें गुणसूत्र की अधिकता हो गई। और अधिकता भी किसकी हुई है, X की हुई है। X किसका इंडिकेशन होता है, महिला का इंडिकेशन होता है। यानी कि इस रोग के अंदर क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर पुरुषों के अंदर महिलाओं के गुण आने लग जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारे पुरुष देखे होंगे, बहुत सारे लड़के ऐसे देखे होंगे जिनके अंदर स्तनों का विकास होने लग जाता है, या उनकी आवाज जो है महीन होने लग जाती है, पतली होने लग जाती है। तो पुरुषों के अंदर महिलाओं के गुण आने लग जाते हैं एक तरीके से। वो रोग होता है आपका कौन सा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें मेनली होता है कि पुरुषों के अंदर स्तनों का विकास होने लग जाता है महिलाओं की तरह। और इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं आपके, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। होने कितने चाहिए थे, 46, लेकिन हो गए कितने, 47। तो एक तरह का रोग हो गया।
अच्छा, जो पटाऊ सिंड्रोम होता है ना साथियों, ये पटाऊ सिंड्रोम जैसे आपके टोटल मैंने आपको बताया ना गुणसूत्रों की कितनी 23 जोड़ी होती है ना, तो ये वाले दो रोग तो जो है किस कौन से गुणसूत्र में, लिंग गुणसूत्र के अंदर, यहां पर इसने बोला है ना कि लिंग गुणसूत्र के अंदर परिवर्तन होता है, तो लिंग गुणसूत्र 23वीं जोड़ी होती है, उसमें परिवर्तन की वजह से होते हैं ये वाले रोग। लेकिन आपका जो ये रोग है ना पटाऊ सिंड्रोम, ये साथियों आपके गुणसूत्र की जो 21वीं जोड़ी रहती है ना, कौन सी जोड़ी, 21वीं जोड़ी, उस 21वीं जोड़ी में परिवर्तन की वजह से होता है। और आपके जो डाउन सिंड्रोम है, ये कौन सी जोड़ी, जस्ट सपोर्ट, एक मिनट वेट, 21वीं जोड़ी नहीं होगा, ये आपके 13वीं जोड़ी होती है गुणसूत्र की। कौन सी जोड़ी, 13वीं जोड़ी के अंदर जो है परिवर्तन होता है, उस वजह से कौन सा होता है, आपके पटाऊ सिंड्रोम होता है। इसको ऐसे ध्यान रखना आप, पटाने की उम्र क्या होती है, 13। आजकल स्कूलों में देखते हो छोटे छोटे बच्चे पटाने लग जाते हैं, है ना, अदर वे में मत लेना, एक तरीके से याद करने के लिए बता रहा हूं कि ध्यान रखो कि पटाने की उम्र 13, तो 13वीं जोड़ी के अंदर कौन सा सिंड्रोम होता है, पटाऊ सिंड्रोम होता है। और डाउन सिंड्रोम 13 के बाद में 21वीं जोड़ी, यानी कि 21 के होते होते वो क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, है ना। देखो 13 की उम्र पटाने की और 21 के होते होते क्या हो गए, डाउन हो गए। और एडवर्ड सिंड्रोम जो है, एडवर्ड के अंदर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए से ही ध्यान रखोगे 18, तो 18वीं जोड़ी जो होती है गुणसूत्रों की आपकी, उसके अंदर कौन सा रोग होता है, एडवर्ड सिंड्रोम होता है। तो जोड़ी पता चल गई। ये जो टर्नर सिंड्रोम है, ये तो 23वीं जोड़ी यानी कि लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन, पटाऊ सिंड्रोम 23वीं जोड़ी के अंदर परिवर्तन होता है। बाकायदा आपके एग्जाम में सवाल पूछता है कि ये वाला रोग जो है गुणसूत्र की कौन सी जोड़ी में उत्परिवर्तन की वजह से ये हुआ है, ठीक है। अच्छा, इनमें होता क्या है, जैसे इसके अंदर 47 गुणसूत्र हो गए ना साथियों, वैसे इसके अंदर भी 13वीं जोड़ी के अंदर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है और इसमें भी 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसमें 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, इसमें भी 47 हो जाते हैं, और इसमें भी आपके 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो अब देखो, आपसे जो ये वाला सवाल पूछा ना, इस सवाल को पढ़ो ध्यान से। आनुवांशिक रोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस में होता है, इधर आ जाओ। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस में होता है, पुरुषों में होता है। तो यहां से तो आप एक चीज क्लियर कर लोगे कि किस में होता है, पुरुषों में होता है, तो महिलाओं वाला ऑप्शन ही काट दोगे और दोनों वाला ऑप्शन ही काट दोगे। होता किस में, पुरुषों में होता है। अगला कह रहा है लिंग गुणसूत्र में कमी, इसमें कह रहा है लिंग गुणसूत्र की अधिकता। तो देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हुआ है, लिंग गुणसूत्र की अधिकता हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सवाल का आपके, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग गुणसूत्र की अधिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब इस एक सवाल को इस तरीके से बना के लाने के पीछे उद्देश्य मेरा यही था कि इसके माध्यम से मैं पूरा का पूरा जो है आपको ये चिट्टा खोल करके समझा सकूं। अब आपसे अगर पूछ लेगा कि जो पटाऊ सिंड्रोम है वो कौन सी जोड़ी में परिवर्तन की वजह से होता है, तो 13वीं जोड़ी के अंदर पटाऊ सिंड्रोम। अच्छा, आपसे ये पूछ लेगा गुणसूत्र की अधिकता की वजह से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उनमें मान लो कि आपको टर्नर सिंड्रोम भी दे दिया, क्लाइनफेल्टर भी दे दिया, पटाऊ भी दे दिया, डाउन भी दे दिया, तो आपको ध्यान रहेगा कि टर्नर सिंड्रोम तो गुणसूत्र की कमी की वजह से रोग होता है, क्योंकि इसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है, बाकी के अंदर गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। तो इनमें गुणसूत्र ये भी पूछ सकता है, डाउन सिंड्रोम के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 46, 45, 47, 48, तो ध्यान रखना है 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो इस चार्ट के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई है ना, नॉट ओनली ये वाला एग्जाम, आगे जितने भी एग्जाम आपके आएंगे हर एक एग्जाम में आपके काम आएगा। तो इस स्लाइड को अच्छे तरीके से छाप के रख लो, 2 सेकंड का टाइम ले रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। और बाकी इस जो पूरी की पूरी पीडीएफ अपनी क्लास की क्वालिटी एजुकेशन आरएस का टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आपको मिल जाएगी। चलो आगे बढ़े। देखो यहां पर ये आपके आनुवंशिक रोग से ये पूरा का पूरा चिट्टा क्लियर हो गया। आगे देखो, जन्मजात रोग कौन से हैं, आपसे पूछा कौन से जन्मजात रोग है, अभी मैं पीछे आपको बता चुका हूं। यहाँ पे देखो कौन से रोग है जिनकी वजह से वर्णांधता, हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, ये सारे के सारे जन्मजात रोग ही होते हैं। क्यों, क्योंकि ये आनुवंशिक रोग होते हैं, ये माता पिता से बच्चों को प्राप्त होते हैं। तो जन्मजात रोग में थैलेसेमिया भी आपका जन्मजात है, हीमोफीलिया भी जन्मजात रोग है, इसके अलावा वर्णांधता भी जन्मजात रोग है, और सिकल सेल रक्ताल्पता, रक्ताल्पता का मतलब होता है रक्त की अल्पता यानी रक्त की कमी। तो ये जितने भी रोग हैं, तीनों के तीनों रोग कैसे हैं, ये सारे के सारे रोग ही क्या है, जन्मजात यानी कि कॉन्जेंटियल डिसीज होती है। कौन सी रोग होती है, कॉन्जेंटियल डिजीज होती है, अंग्रेजी में कॉन्जेंटियल बोला जाता है। बाकी जन्मजात रोग है आपके, थैलेसेमिया भी, हीमोफीलिया भी, और सिकल सेल रक्ताल्पता भी। बेसिकली जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया है, ये दोनों भी रक्त की अल्पता से संबंधित है। यानी कि हीमोफीलिया रोग के अंदर तो क्या होता है, आपके जो रक्त होता है साथियों, देखो ये दोनों अलग अलग है। एक तो रोग इनके अंदर आपके जो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, उसकी कमी लेके आ जाता है, और एक में क्या होता है, एक में आपके जो रक्त का थक्का बनता है, वो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो हिम से ध्यान रखोगे आप, जो हीमोफीलिया है इसमें आपके क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। और थैलेसेमिया के अंदर क्या होता है, थैलेसेमिया रोग के अंदर आपके रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ये दोनों भी रक्ताल्पता से संबंधित ही रोग है। आपसे पूछ ले कि हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, आप सीधा कहोगे खून की कमी हो जाती है, एक तरीके से ये एनीमिया ही है। इसके अंदर क्या होता है, थैलेसीमिया हीमोफीलिया रोग के अंदर क्या होता है, लिख देता हूं आपके सामने। यहाँ पर हीमोफीलिया जो रोग होता है साथियों, इसमें आपके जो हीमोग्लोबिन होता है ना, कौन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, रक्त के अंदर पाया जाता है।
देखो थैलेसीमिया होता है, इसको ध्यान रखोगे आप, इसके अंदर तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, इस हीमोग्लोबिन का बनना कम हो जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के बनने की दर कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन अब अगर कम बनेगा आपका, आरबीसी के अंदर कौन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन ही पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन ही कम बनेगा तो आरबीसी कम रह जाएगी, यानी कि आपको सांस भी प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाएगी, रक्त भी आपका लाल नहीं रहेगा, एक तरीके से रक्त की कमी हो जाएगी। तो रक्त की क्या हो जाएगी, इसके अंदर कमी हो जाएगी। कौन सा, थैलेसीमिया। और हीमोफीलिया जो रोग है, हीमोफीलिया भी हिम से ध्यान रखोगे, हिम क्या होता है, हिम रक्त होता है, और फीलिया, फीलिया से आप ध्यान रखोगे वो फटने लग जाएगा, यानी कि हीमोफीलिया के अंदर आपके जो रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं ना, रक्त का जो थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार जीन होते हैं ना, उन जीनों के अंदर परिवर्तन हो जाता है, जिस वजह से आपके रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। और बेसिकली हीमोग्लोबिन के अंदर भी आप इसमें आप ध्यान रखोगे, हीमोग्लोबिन आपके जो किसकी वजह से बनता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन की वजह से जो आपकी हीमोग्लोबिन बनता है, इसमें अल्फा और बीटा टाइप के जो दो ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं उनमें कमी आ जाती है, उस वजह से आपके जो है ये हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, थैलेसीमिया रोग हो जाता है। और हीमोफीलिया में आपके रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कि ऐसे जीन जो रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो भी 12 टाइप के जीन होते हैं आपके, उनमें से 8वें टाइप का जो जीन होता है उसके अंदर उत्परिवर्तन हो जाता है। अभी मैंने यहां आपको बताया ना, देखो जीन की संरचना में उत्परिवर्तन हो जाता है, उस वजह से ये सारे रोग होते हैं। तो हीमोफीलिया जो है, थैलेसेमिया है, थैलेसेमिया से जो ध्यान रखोगे आप, हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, और हीमोफीलिया के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। और ये एक आपके सिकल सेल रक्ताल्पता है, इसके अंदर भी आपके रक्त की कमी हो जाती है। तो ये रोग जो कैसे है, जन्मजात रोग है, इनमें आपकी कोई गलती नहीं होती है, ये माता पिता से ही आपको आगे से आगे प्राप्त होते रहते हैं। आगे देखो, माता में छोटा कद और अल्प विकसित मादा लक्षण किस आनुवंशिक रोग के कारण होते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से पढ़ो सवाल को। मादा के अंदर क्या, छोटा कद, यानी कि मादा का कद छोटा रह जाता है, उसके अलावा अल्प विकसित मादा लक्षण, यानी कि मादा के लक्षण पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, इसके लिए आनुवंशिक रोग के कारण होते हैं। कौन सा, मतलब किस आनुवंशिक रोग के कारण होते हैं, इनमें से मुझे बताओ कौन सा आनुवंशिक रोग होगा। आपको पहली बात तो पता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये तो किस में होता है, ये तो सर पुरुषों में होता है, तो ये तो अपना ऑप्शन ही कट हो गया। अगला आपके टर्नर सिंड्रोम, आप कहोगे गुरुजी अभी आपने बताया टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 23वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र कम रह जाता है, जिस वजह से मादा के अंदर मादा के लक्षण विकसित नहीं होते, यही तो पूछा है, अल्प विकसित मादा लक्षण, यानी कि मादा के लक्षण पूरे तरीके से विकसित नहीं होते हैं, किस रोग की वजह से, टर्नर सिंड्रोम की वजह से। बाकी डाउन सिंड्रोम, मैंने आपको बताया डाउन सिंड्रोम कौन सी, 21वीं जोड़ी के अंदर परिवर्तन की वजह से, पटाऊ सिंड्रोम 13वीं जोड़ी में परिवर्तन की वजह से, दोनों के अंदर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, कितने, 47, टर्नर सिंड्रोम में 45 रह जाते हैं, क्लाइनफेल्टर में भी 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, जो एक्स वाई रहना चाहिए था उसके साथ में एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है। चलो आगे देखो, वर्णांधता का उत्तरदायी जीन किस क्रोमोसोम पर होता है। देखो वर्णांधता कौन सी रोग होते हैं, ये जीन में उत्परिवर्तन की वजह से रोग होते हैं, है ना, ये एक तरीके से आनुवंशिक रोग है। और ये वर्णांधता जो है इसके लिए पूछ रहा है उत्तरदायी जीन किस क्रोमोसोम पर पाया जाता है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि जीन में उत्परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ छेड़खानी होगी, उस वजह से ये रोग होगा, लेकिन आपसे सवाल में पूछ लिया कि जीन के अंदर जो जीन होता है वो कौन से गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है। अब देखो जीन पाए कैसे जाते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे ये कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, इस केंद्रक के अंदर आपके एक जालीनुमा संरचना होती है, वो जालीनुमा संरचना जो होती है वो आपके गुणसूत्र होते हैं। कौन होते हैं, गुणसूत्र। और ये गुणसूत्र आपके इस प्रकार के होते हैं, है ना, इस प्रकार की बहुत ही लंबी लड़ी होती है गुणसूत्रों की, है ना, इस प्रकार की बहुत लंबी लड़ी होती है गुणसूत्रों की। उन गुणसूत्रों का आप छोटा सा इतना सा पार्ट काट के देखोगे तो वो आपका होता है कौन, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो कौन होता है, डीएनए होता है। और ये जो गुणसूत्र है ना, इस गुणसूत्र के ऊपर साथियों इस प्रकार से छोटे छोटे जीन आपके चिपके हुए होते हैं, है ना, हर एक लक्षण के लिए एक जीन जिम्मेदार होता है। जैसे कि मेरी हाइट लंबी है, इसके लिए मेरा एक जीन जिम्मेदार है, मेरे बाल इस तरीके के हैं, इसके लिए मेरा एक जीन जिम्मेदार है, मेरी नाक लंबी है, इसके लिए एक जीन जिम्मेदार है। तो आपके शरीर में जितने भी लक्षण पाए जाते हैं ना, हर लक्षण के लिए एक जीन जिम्मेदार होता है। और वो जीन कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र के ऊपर जीन चिपके हुए रहते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि वर्णांधता के लिए जो जीन जिम्मेदार है वो किस क्रोमोसोम पर होता है, कौन से क्रोमोसोम पे होगा। और आपको पता है क्रोमोसोम कैसे, क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र, गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो वो एक्स क्रोमोसोम पे होगा या वाई क्रोमोसोम पे होगा। पहली बात तो वर्णांधता ज्यादातर किस में होता है, लड़कों के अंदर होता है, पुरुषों के अंदर होता है। क्यों, क्योंकि इस रोग की वाहक जो होती है ना वो आपकी मादा होती है। अभी इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, आपके एग्जाम में इतना डीप पूछेगा नहीं। आप इतना सा ध्यान रखो, वर्णांधता जो रोग है उसके लिए कौन सा जीन, एक्स जो गुणसूत्र होता है ना साथियों, एक्स जीन, उस एक्स जीन के ऊपर ये मतलब एक्स जो गुणसूत्र होता है उसके ऊपर ये जीन पाया जाता है। कौन सा जीन, जो वर्णांधता के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा अभी मैंने पीछे आपको जो हीमोफीलिया और वो बताया, उनके अंदर भी एक्स गुणसूत्र के ऊपर ही वो जीन पाया जाता है जो उस रोग के लिए जिम्मेदार होता है।
तो वर्णांधता के लिए उत्तरदायी जीन किस क्रोमोसोम पर? एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। वाई पर नहीं होते हैं, दोनों पर नहीं होते हैं, या फिर कोई नहीं तो किस पे होता है? एक्स पर होता है, ध्यान रखना। अगला देखो, किसी महिला का हीमोफीलिया से ग्रस्त होने की अनिवार्य शर्त है, यानी कि कोई महिला जो है वो आपके हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो जाए, इसके लिए अनिवार्य शर्त क्या है, आपसे ये पूछा है। अब देखो, एक तो देखो जितने भी आनुवंशिक रोग होते हैं ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इन रोगों में मैक्सिमम रोगों से लड़के ग्रसित होते हैं, है ना। मैक्सिमम रोगों में पुरुष ग्रसित होते हैं, महिलाओं के उस रोग से ग्रसित होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। बहुत रेयर केस के अंदर महिलाएं उस रोग से ग्रसित होती है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो हीमोफीलिया रोग होता है, ये एक प्रकार का मैंने आपको बताया आनुवांशिक रोग है। इस रोग से ग्रस्त होने के लिए महिला के मतलब कोई महिला हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो जाए, इसके लिए अनिवार्य शर्त क्या है? तो ये केस तब बन सकता है जब इस रोग को वहन करने वाली माता हो, यानी रोग की वाहक तो माता हो और रोग से ग्रसित पिता हो। यानी कि ऐसे समझ लो, उस लड़की को हीमोफीलिया रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है जिस लड़की की मम्मी जो होती है ना, उस मम्मी के एक्स गुणसूत्र के ऊपर, अभी मैंने आपको क्या बताया, वर्णांधता के लिए जीन किस पे पाया जाता है? एक्स गुणसूत्र पर। वैसे ही हीमोफीलिया रोग के लिए भी जो पाया जाता है ना जातियों, आपके जीन, वो जीन भी एक्स गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है। और जिसके ऊपर पाया जाएगा, एक्स गुणसूत्र किसको डिनोट करता है? महिला को, वाई गुणसूत्र पुरुष को डिनोट करता है। तो एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, यानी कि उस जीन को वहन कौन कर रही है? माता। तो माता तो उसकी वाहक होगी, और पिता को ऑलरेडी हीमोफीलिया रोग होना चाहिए, यानी कि पिता के अंदर कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स और वाई होते हैं ना, यानी पिता के अंदर तो ऑलरेडी वो जीन होना चाहिए जो जीन हीमोफीलिया के लिए जिम्मेदार होता है, और माता उस रोग की वाहक होनी चाहिए। ये दोनों केस होंगे ना, तो इन दोनों केस के अंदर ऐसा हो सकता है, दोनों चीजें होगी तब कि उस महिला को क्या हो जाए? हीमोफीलिया हो जाए। तो इसमें ऑप्शन पढ़ो, ये कह रहा है माता वाहक व पिता का स्वस्थ होना। अगर पिता स्वस्थ होगा तो लड़की को तो हीमोफीलिया होगा ही नहीं कभी। अगली बात, पिता का वाहक और माता का हीमोफीलिया से ग्रस्त होना, तो यह जरूरी नहीं है, पिता वाहक नहीं होता, वाहक माता होती है। अगला कह रहा माता का वाहक व पिता का हीमोफीलिया से ग्रस्त होना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपका ये वाला। अब देखो, माता के अंदर जैसे ये एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है ना, जैसे मैं यहां समझाऊंगा आपको, ये एक्स एक्स गुणसूत्र माता के अंदर पाया जाता है और पिता के अंदर एक्स वाई पाया जाता है। अब इसमें होगा क्या? देखो, ये कह रहा है कि पिता हीमोफीलिया से ग्रसित होगा, यानी कि, और मैंने आपको ये बताया कि जो हीमोफीलिया रोग के लिए जीन जिम्मेदार होता है वो कौन से गुणसूत्र पे पाया जाता है? एक्स गुणसूत्र पे पाया जाता है। किस पे पाया जाता है? एक्स पे पाया जाता है, यानी कि पिता हो गया ग्रसित हीमोफीलिया से, और माता के अंदर दो गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स, उसमें से किसी एक गुणसूत्र के ऊपर क्या पाया जाएगा? ये जो जीन है वो ऑलरेडी पाया जाएगा, यानी माता तो इसकी वाहक हो गई और पिता इससे ग्रसित हो गया। अच्छा, माता भी ग्रसित होगी, इसके लिए क्या जरूरी है? दोनों एक्स एक्स के ऊपर क्या होना चाहिए? ये जीन होना चाहिए, तब वो माता ग्रसित हो सकती है। अगर दोनों एक्स में से किसी एक एक्स के ऊपर वो जीन है तो माता केवल वाहक है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता उसको लेके जा रही है। अब देखो इसमें क्या होगा, जब ये वाला एक्स इस वाले एक्स से मिलेगा ना, तो क्या बनेगा? एक्स एक्स बनेगा, और ये जब एक्स एक्स बनेगा तो ये जीन इस एक्स के ऊपर भी रहेगा और इस एक्स के ऊपर भी रहेगा। तो यहां पर ये जो लड़की होगी ना, इस लड़की को हीमोफीलिया हो जाएगा, है ना। आपसे अगर एग्जामिनर पूछ ले इस प्रकार से कि जो 23वां गुणसूत्र है पुरुष के अंदर, तो बताओ ये पुरुष हीमोफीलिया से ग्रसित है या नहीं है? तो ये पुरुष हीमोफीलिया से ग्रसित है। अब इसमें पूछ ले बताओ माता हीमोफीलिया से ग्रसित है क्या? नहीं, इसमें माता हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं है, माता केवल उसकी वाहक है। वो ग्रसित कब होगी? जब दोनों एक्स के ऊपर ये पाया जाएगा। इसका क्या रीजन होता है कि इसमें जो दो एक्स है, दोनों एक्स में से एक एक्स जो होता है ना, वो प्रभावी रहता है। एक एक्स प्रभावी रहेगा तो दूसरे को अप्रभावी कर देगा, यानी कि ये जीन जिस गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है ना, वो अप्रभावी होता है। यानी कि एक तरीके से आपका जो हीमोफीलिया रोग है ना, ये हीमोफीलिया रोग क्या होता है? इसके अंदर ये लिंग, एक तरीके से कह सकते हो लैंगिक संलग्न अप्रभावी होता है। ये पहली बात तो लैंगिक होगा और संलग्न होगा और अप्रभावी होगा, यानी कि जिस लैंगिक गुणसूत्र के ऊपर ये पाया जा रहा है वो क्या रहेगा? अप्रभावी रहेगा, क्योंकि इसका वहन कौन कर रही है? माता कर रही है। अगला देखो, थैलेसीमिया किस प्रकार का जीन रक्त विकार है? देखो आपसे पूछ लिया इसके अंदर थैलेसीमिया किस प्रकार का है, तो थैलेसीमिया जो है साथियों, ये अलिंग गुणसूत्र संलग्न अप्रभावी रोग है। अब देखो, अलिंग गुणसूत्र, मैं आपको एक चीज यहां पे बता दूं कि ये जो वर्णांधता रोग है ना, ये वर्णांधता रोग कैसा है, इसके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जाता है। ये वर्णांधता रोग है आपका लिंग संलग्न अप्रभावी विकार। लिंग संलग्न अप्रभावी विकार की वजह से होता है ये रोग। अब देखो, लिंग संलग्न क्यों बोला, मैं एक एक वर्ड का मतलब आपको समझा देता हूं। लिंग संलग्न का मतलब जो लिंग गुणसूत्र होगा ना, उसके साथ संलग्न होगा ये जीन।
किसके साथ? लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? 23वीं जोड़ी। तो 23वीं जोड़ी के साथ आपका जो वर्णांतता का है ना वो होगा, वर्णांतता के लिए जो जीन जिम्मेदार होगा ना वो जीन किस पे होगा? लिंग गुणसूत्र पे होगा। यानी कि 23वीं जोड़ी जो माता के अंदर XX होती है, पुरुष के अंदर XY होती है, उसके ऊपर पाया जाएगा। और अप्रभावी विकार का मतलब हो गया कि जैसे माता के अंदर इसके ऊपर ही पाया जाएगा ना, तो माता को वो रोग कभी होगा ही नहीं, माता के अंदर वो प्रभावी लक्षण दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि माता के अंदर जो दूसरा एक्स है ना वो प्रभावी हो जाएगा और ये जीन जिस एक्स के ऊपर पाया जाता है उसको अप्रभावी कर देगा। लेकिन पुरुष के अंदर तो x एक ही पाया जाता है और पुरुष के अंदर उस x के ऊपर अगर ये आ गया तो फिर ये प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि पुरुष के अंदर तो 2x है ही नहीं। अगर 2x रहते हैं, क्योंकि युग्म विकल्पी होते हैं ना, मैंने आपको मेंडल वाली क्लास में बताया था, दो युग्म विकल्पी होते हैं, उनमें से एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। जैसे मेंडल ने 2 गुण लिए थे, लंबापन और बोनापन। अपन ने देखा था F1 पीढ़ी के अंदर लंबापन जो है वो क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था और बोनापन अप्रभावी हुआ था। उसी प्रकार से माता के अंदर जो वर्णांतता का रोग है साथियों, ये अप्रभावी रहता है और ये माता के अंदर पाया जाता है और इस वजह से इसको बोला अपन ने ये अप्रभावी विकार है। इसके अलावा आपका जो ये हीमोफीलिया है ना, ये भी कैसा है? ये भी लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है, यानी भी ये भी लिंग गुणसूत्र के ऊपर पाया जाएगा और अप्रभावी होगा। अप्रभावी का मतलब ये प्रभाव नहीं दिखाएगा, अपना माता के अंदर प्रभाव नहीं दिखाएगा। ये प्रभाव किस पे दिखाता है? ये पुरुषों के अंदर ही प्रभाव दिखाता है ज्यादातर। और क्यों दिखाता है? देखो, माता के अंदर अगर ये x जो है ये जाकर के पुरुष से मिलेगा तो XY, अब ये पुरुष बन गया, ये पुरुष बना है ना। अब देखो लड़की अगर बनेगी तो कैसे बनेगी, मैं इसका भी थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूं। देखो x और XY, अब देखो माता अगर इससे ग्रसित है तो देखो ये वाला x और ये वाला x मिलेगा, XX, तो ये लड़की बन गई, तो ये लड़की तो स्वस्थ है, इसके ऊपर तो किसी भी प्रकार का रोग नहीं पाया जाता है। जबकि ये वाला x और ये वाला x बनेगा तो भी x और x, एक x के ऊपर पाया जाएगा, ये लड़की भी स्वस्थ है। इस लड़की के अंदर भी, क्योंकि x से लड़की बनती है, इस लड़की के अंदर भी वर्णांतता का रोग नहीं होगा। आप कहोगे सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अप्रभावी है। कैसा रोग है ये? वर्णांतता के लिए जो जीन जिम्मेदार है ये अप्रभावी है, यहां पर अपने लिखा, यानी कि ये प्रभाव नहीं दिखाएगा, दूसरा वाला जीन प्रभावी हो जाएगा। जबकि ये वाला x जब इस वाले y से मिलेगा तो XY बना देगा, यानी कि पुरुष के अंदर तो XY एक ही x होता है और उस x के जीन के ऊपर ही क्या आ गया? गुणसूत्र के ऊपर जीन आ गया जो वर्णांतता के लिए जिम्मेदार है, तो ये वाला पुरुष क्या हो जाएगा? वर्णांतता से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि लगभग 8% पुरुष जो होते हैं वो वर्णांतता से ग्रसित होते हैं, लेकिन महिलाएं लगभग केवल 0.4% ही ऐसी है जो वर्णांतता से ग्रसित है। क्योंकि महिला के ग्रसित होने के लिए जरूरी है कि माता जो है वो क्या होनी चाहिए? वाहक होनी चाहिए और पिता उससे ग्रसित होना चाहिए। ये अभी आपने पढ़ा ना, यहाँ पे देखो कहां पढ़ा आपने, ये रहा कि माता का वाहक व पिता का हीमोफीलिया से ग्रसित होना जरूरी है, तभी जाकर के जो है वो लड़की क्या हो सकती है? वो लड़की उस रोग से ग्रसित हो सकती है। ये वाला एक केस, और ये भी बहुत कम बनता है, 0.4% केसेस के अंदर ही। आई होप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। हीमोफीलिया भी आपका कैसा है? लिंग संलग्न अप्रभावी है, कॉपी में छाप लेना। और थैलेसेमिया जो है ये कैसा है? ये अलिंग लिखा है साथियों, अलिंग गुणसूत्र, यानी कि लिंग गुणसूत्र के ऊपर नहीं पाया जाता है। थैलेसीमिया के लिए जिम्मेदार जो आपका जीन होता है वो किस पे पाया जाता है? अलिंग गुणसूत्रों पर, यानी कि जो 22 गुणसूत्र होते हैं उनमें से किसी ना किसी पर पाया जाएगा। और संलग्न और अप्रभावी यानी ये भी अपना प्रभाव नहीं दिखाता है, यानी कि महिला के अंदर कोई और गुणसूत्र होगा जैसे उसके ऊपर पाया जाएगा और उसमें अपना प्रभाव भी नहीं दिखाएगा एक पीढ़ी के अंदर। अगला देखो, मियादी बुखार का कारण है। मियादी बुखार का मतलब क्या होता है? मियादी बुखार किसको बोला जाता है? मियादी बुखार बोला जाता है साथियों आपके टाइफाइड को। किसको? टाइफाइड को, ये ध्यान रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ टाइफाइड रोग किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है, विषाणु की वजह से होता है, या फिर प्रोटोजोआ की वजह से होता है? ये चीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे आप। मियादी बुखार का कारण है, कौन होता है कारण? एस्चेरिया होता है, सैल्मोनेला होता है, माइकोबैक्टीरिया होता है, या फिर जियार्डिया होता है। तो साथियों ये जो मियादी बुखार, टाइफाइड जिसको आप बोलते हो, टाइफाइड के अलावा इसको आप और भी बोल सकते हो, क्या? मोतीजीरा भी बोल सकते हो इसको, मोतीजीरा कहते हैं ना, मोतीजीरा हो गया, मोतीजीरा रोग भी होता है। मियादी बुखार है, टाइफाइड है, या फिर मोतीजीरा है, ये सारे के सारे रोगों के लिए जिम्मेदार कौन होता है? आपका सल्मोनेला होता है साथियों। सल्मोनेला क्या है? एक आपका वायरस है, विषाणु है। क्या कौन है? विषाणु। अभी मैंने आपको विषाणु के अंदर बताया था ना, विषाणु में रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई है ना, तो रेखा हमें हिट में आया था ना आपका टेमेटाइफाइड। देखो इधर देखो, ये जो ट्रिक बताई थी मैंने आपको विषाणु वाली, ये रही विषाणु वाली, इसके अंदर आपका टाइफाइड रोग, अच्छा ये विषाणु के अंदर नहीं होता, जीवाणु के अंदर होता है टाइफाइड रोग। ये रहा टाइफाइड रोग किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है। टी आ रहा है आपके जीएसटी के अंदर। तो ये टाइफाइड रोग किसकी वजह से हो रहा है? जीवाणु की वजह से हो रहा है। यहाँ देखो आप, ओके।
तो ये सल्मोनेला क्या है? ये सल्मोनेला जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है। तो सल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से कौन सा रोग होता है आपके? सल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से आपके रोग होता है कौन सा? टाइफाइड, जिसको मियादी बुखार के नाम से भी जानते हो। यहाँ पे एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि टाइफाइड जो होता है ना, इसके लिए टेस्ट कौन सा करवाया जाता है? कई बार ये भी आपसे पूछ लेता है। इसके लिए टेस्ट करवाया जाता है साथियों विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट करवाया जाता है। विडाल टेस्ट के द्वारा पता चलता है कि आपको टाइफाइड रोग है कि नहीं है। कहता है ना मैं टाइफाइड से ग्रसित हो गया, जिसको मियादी बुखार भी कह सकते हैं या फिर मोतीजीरा भी कह सकते हैं, जिसके लिए रोग कारक कौन जिम्मेदार होता है? सल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है। सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से आपके मियादी बुखार कह लो या फिर टाइफाइड कह लो या फिर मोतीजरा कह लो, ये वाला रोग होता है। अगला है आपके सामने लोकजो रोग। अब देखो लोकजो रोग क्या होता है? लोकजो रोग के अंदर बेसिकली आपका जो जबड़ा होता है ना, ये लोक हो जाता है, यानी कि आपकी मांसपेशियों के अंदर ऐठन आने लग जाती है। और ये जो लोकजो रोग होता है साथियों, इसी लोकजो रोग को आप जानते हो टिटनस के नाम से। किसके नाम से? टिटेनस के नाम से। टिटेनस कह लो या टिटनेस कह लो। टिटनेस का टीका लगाते हैं ना, अभी ये भी किसकी वजह से होता है? ये भी मैंने आपको बताया जीवाणु की वजह से होता है। टाइफाइड है या फिर आपका टिटनस है या फिर आपका पर्टुसिस है, ये सारे के सारे किसकी वजह से हो रहे हैं? ये जीवाणु की वजह से ही हो रहे हैं। तो देखो ये जो टिटनस रोग है, ये इसी को लोकजो के नाम से जाना जाता है। और लोकजो रोग में बेसिकली क्या होता है? आपका जबड़ा लोक हो जाता है, आपकी मांसपेशियों के अंदर ऐंठन आने लग जाती है। तो किसकी वजह से होने वाला रोग है? ये जीवाणु की वजह से होने वाला रोग है। जीवाणु की मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका न्यू है, टीका न्यू है, पंडित का न्यू टीका है। तो जीएसटी के अंदर यहाँ पर ये तो आपके कौन सा आ गया था? ये तो आपके सिल्फिसिस आ गया था, इसमें आया था आपके टाइफाइड, ये टाइफाइड था, ये आपके प्लेग था, डिप्थीरिया था, और ये ते से तपेदिक था, ये काली खांसी, टी से क्या था आपका? टिटनस था। टी से कौन था? टिटनस। तो ये वाला जो टिटनस का रोग है, इसके अलावा जो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया के अलावा एक और रोग आया था आपका साथियों, जो कि डीपीटी के अंदर आता है, जिसको पर्टुसिस बोलते हैं। पर्टुसिस यानी कि काली खांसी कहाँ से आया था? डीपीटी का जो टीका लगता है, ये तीनों के तीनों रोग किसकी वजह से होते हैं? जीवाणु जनित रोग होते हैं। अब देखो लोक जो है, आपको इतना सा ध्यान होना चाहिए, लोक जो कोई टिटनेस के नाम से जाना जाता है। और काली खांसी मैंने आपको बताया था, काली खांसी को किस नाम से? पर्टुसिस के नाम से जाना जाता है। चिकन पॉक्स को किस नाम से जाना जाता है? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, पीछे मैं बता भी चुका हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ चिकन पॉक्स के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये फफूंद से होगा, विषाणु से हो गया, जीवाणु से, तो ये जीवाणु की वजह से होता है कौन सा? लोक जो। इसमें क्या हो जाता है? आपका जबड़ा लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? जबड़ा जो है आपका ये लॉक हो जाता है। चलो अगला देखो, पीलिया प्रभावित करता है। पीलिया जो रोग होता है साथियों, ये किसको प्रभावित करता है? पीलिया जो रोग होता है ना साथियों, इस पीलिया रोग को आपको दो और भी नामों से जाना जाता है। किस नाम से? या तो इस पीलिया को आप बोल दो हिपेटाइटिस। क्या? हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस जो रोग होता है, ये भी आपका पीलिया ही होता है। थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में लिख देता हूँ ना, आप कहोगे गुरुजी आपकी राइटिंग की समझ नहीं आती है, तो राइटिंग पे मत जाना, आप ये जाना कि आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट मैटर आपके सामने यहाँ पर है। जो आपकी ये हिपेटाइटिस रोग है, हिपेटाइटिस के अंदर भी देखो हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी के बाद में हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी और हिपेटाइटिस ई। ये जो हिपेटाइटिस के इतने सारे वर्जन होते हैं ना साथियों, ये सारे के सारे वर्जन किससे संबंधित होते हैं? ये पीलिया से ही संबंधित होते हैं। और इसी हिपेटाइटिस को साथियों जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको पीछे बताया भी था किस नाम से जाना जाता है? जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं JAUNDICE। जॉन्डिस के नाम से भी कौन से रोग को? पीलिया रोग को ही जाना जाता है। ये कह रहा पीलिया रोग प्रभावित करता है। पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है? यकृत यानी कि लीवर को, वृक्क को, आंख को या फिर अग्नाशय को। पीलिया रोग के अंदर क्या चीज प्रभावित होती है, ये आपको बताना है। अच्छा, हेपेटाइटिस में ACDE ये सारे के सारे पीलिया से संबंधित है, या फिर ये सारे के सारे श्वास की जो बीमारी होती है आपकी, उससे संबंधित है। और ये किसको प्रभावित करते हैं साथियों? ये सारे के सारे प्रभावित करते हैं आपके यकृत को। किसको? लीवर को। अब ये पीलिया रोग किस प्रकार से यकृत को या लीवर को प्रभावित करता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं साथियों। यकृत जो होता है ना, बेसिकली आपके क्या काम करता है? यकृत के अंदर साथियों एक वर्णक पाया जाता है बिलिरुबिन नाम का। आपने प्लीहा का नाम सुना है? प्लीहा क्या होता है? स्प्लिन, जिसको बोलते हो आप स्प्लिन। ये जो स्प्लिन होता है, जिसको आप बोलते हो प्लीहा, प्लीहा मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था क्या होता है? आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती है, उनका कब्रिस्तान होता है। यानी कि जो आरबीसी होती है आपकी, उनकी जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। 120 दिन के बाद में वो क्या हो जाती है? मर जाती है। कहाँ पर जाके मरती है? स्प्लिन यानी कि प्लीहा के अंदर मर जाती है। और प्लीहा में जाके जब वो मर जाती है ना साथियों, तो उनके मरने के बाद में वो जो आरबीसी आपकी होती तो कैसी? लाल कलर की, लेकिन मरने के बाद में कैसे कलर की बन जाती है? पीले कलर की बन जाती है, पीले रंग की बन जाती है। और ये जो पीले रंग का वर्णक होता है, इसी को बोला जाता है बिलिरुबिन।
क्या बोला जाता है, बिलिरुबिन। अब देखो स्प्लीन के अंदर जाकर के वो मर तो गई, अब ये मरी हुई चीज तो क्या होती है, ये मरी हुई चीज तो अपशिष्ट होती है, इस अपशिष्ट को शरीर से बाहर तो निकालना है ना, तो स्प्लीन तो बाहर निकालेगा नहीं, तो फिर बाहर कौन निकालता है, ये जो स्प्लीन के अंदर आरबीसी मर जाती है, इन मरी हुई आरबीसी को बिलिरुबिन के तौर पर यकृत अपने पास ले लेता है, यकृत बिलिरुबिन नामक वर्णक बना के अपने पास ले लेता है और भोजन का पाचन होने के बाद में अपना जो मल होता है उस मल के द्वारा इसको शरीर से बाहर निकाल देता है। इसलिए यकृत को जो है ऐसा अंग भी माना जाता है जो अपशिष्ट के काम में भी आता है, यानी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से उत्सर्जित करने के काम में भी आता है। लास्ट वाली क्लास के अंदर भी मैंने आपको ये बताया था। तो ये जो यकृत है, ये यकृत क्या करता है, ये पीलिया रोग से प्रभावित, अब पीलिया रोग से कौन, यकृत प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है कि यकृत का काम क्या, बेसिकली स्प्लीन के अंदर जो ये बिलिरुबिन है, ये आपकी आरबीसी मर रही है, इन मरी हुई आरबीसी को बिलिरुबिन बना करके खुद में स्टोर करना और फिर शरीर से बाहर निकालना। अब जिस इंसान को पीलिया रोग या फिर हेपेटाइटिस रोग हो जाता है ना, उस इंसान का लीवर जो है ना साथियों, ये बिलिरुबिन बनाना ही बंद कर देता है, यानी कि जितनी भी आपकी आरबीसी मरती है ना, वो मरी हुई सारी की सारी आरबीसी स्प्लीन के अंदर ही पड़ी रहती है और वहां पे पड़ी पड़ी धीरे धीरे वो रक्त के अंदर मिलना शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि मरी हुई आरबीसी को यकृत तो ले ही नहीं पा रहा है, क्योंकि यकृत प्रभावित हो गया किससे, हेपेटाइटिस रोग से, पीलिया रोग से। इसीलिए तो पीलिया रोग के अंदर आपके नाखून पीले पड़ जाते हैं, आंख पीली पड़ जाती है, चेहरा पीला होने लग जाता है। वो पीला इसी वजह से होता है क्योंकि आपके खून के अंदर ये जो बिलिरुबिन नामक वर्णक होता है ना साथियों, जो पीले रंग की आपकी आरबीसी मर जाती है, वो वाली उसके अंदर मिल जाती है। अब समझे, पीलिया रोग को पीलिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि शरीर इसमें पीला पड़ने लग जाता है। और पीला क्यों पड़ता है, पीला पड़ने के पीछे रीजन होता है ये स्प्लीन में जो मरी हुई आरबीसी होती है, जो कि पीले रंग की होती है, ये मरी हुई आरबीसी खून में मिलने लग जाती है। अच्छा, खून में नहीं मिलती तो क्या होता है, अगर यकृत पीलिया से प्रभावित नहीं होता तो यकृत क्या करता है, वो मरी हुई आरबीसी को बिलिरुबिन बना करके खुद के पास रख लेता और अपशिष्ट पदार्थ के साथ में शरीर से बाहर निकाल देता। तो ये पीलिया रोग में क्या होता है, यकृत जो आपका प्रभावित होता है। चलो अगला देखो, कौन सा हेपेटाइटिस यौन संबंधों से संक्रामित मां से बच्चे में फैलता है, यानी कि कौन सा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में मैंने आपको बताया हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, हेपेटाइटिस डी और ई, इतने प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं, लगभग 5 प्रकार के। इन 5 में से 4 तो मैंने यहाँ बता दिए, ए सी डी ई, ये चारों रोग तो पीलिया से संबंधित है, हेपेटाइटिस जो कि यकृत से संबंधित है। जबकि हेपेटाइटिस बी जो होता है ना साथियों, कौन सा, हेपेटाइटिस बी, ये बी क्या करता है, ये यौन संबंधों की वजह से या फिर संक्रामित मां से बच्चे में फैलता है। यानी कि हेपेटाइटिस बी जो रोग है, ये ऐसा रोग है जिससे यकृत प्रभावित नहीं होता है, बल्कि ये हेपेटाइटिस बी रोग यौन संबंधों की वजह से, या तो यौन संबंधों की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलेगा, या अगर मां उससे संक्रमित है हेपेटाइटिस बी रोग से, तो उस मां से जब वो बच्चा जन्म ले रहा होगा उस टाइम वो बच्चा संक्रमित हो जाएगा। कौन से रोग से, हेपेटाइटिस बी से। तो यौन संबंधों से संबंधित कौन सा है, हेपेटाइटिस बी। अगला है आपके नारू रोग का प्रमुख कारण क्या है। नारू रोग मैंने सवाल के स्टार्टिंग में बताया था आपको, क्या बोला जाता है इसको, बाला रोग भी बोला जाता है, बाला रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए कौन सा, मेडिनेंसिस कृमि जो हो, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मेडिनेंसिस कृमि जो इसके लिए जिम्मेदार होता है, और गंदे पानी के सेवन की वजह से फैलता है आपका कौन सा, नारू रोग। अगला देखो, विडाल टेस्ट किस रोग की पुष्टि के लिए किया जाता है। अभी पीछे बता चुका हूं, विडाल टेस्ट टाइफाइड रोग की पुष्टि के लिए किया जाता है। टाइफाइड रोग जो कि किसकी वजह से होता है, सल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु की वजह से होता है। किसकी वजह से, सल्मोनेला टाइफी नाम का एक जीवाणु होता है, इस जीवाणु की वजह से कौन सा रोग होता है, आपके टाइफाइड रोग होता है। और ये भी कौन सा है, जीवाणु की वजह से होने वाला रोग है, ये भी ध्यान रखोगे, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। अच्छा, एड्स के बारे में एक ध्यान रखो, एड्स जो होता है साथियों, एआईडीएस, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कौन से वायरस की वजह से, एचआईवी वायरस की वजह से होता है। इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, इसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, ALISA। कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है, किसके लिए, एड्स के लिए। आगे देखो, मनुष्य में सामान्य जुकाम किनके कारण होती है। मनुष्य में जो सामान्य जुकाम होता है वो साथियों बहुत सारे वायरस का एक समूह होता है जिसको बोला जाता है राइनो वायरस। तो ये जुकाम ना जीवाणु की वजह से होगी, ना प्रोटोजोआ की वजह से, ना मच्छर की वजह से, बल्कि राइनो वायरस क्या होता है, बहुत सारे वायरस का एक समूह होता है। क्या होता है, ये वायरस का समूह होता है, वायरस का समूह होता है राइनो वायरस। इस समूह की वजह से, इस वायरस के बहुत सारे वायरस के समूह की वजह से आपके सामान्य जुकाम होती है। अगला देखो, न्यूमोनिया में मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। न्यूमोनिया रोग जो होता है साथियों, अभी मैं अपन ने पीछे ही पढ़ा है, न्यूमोनिया भी किसकी वजह से होता है, ये भी जीवाणु की वजह से होता है। पंडित का टीका न्यू है, न्यू में न्यूमोनिया आता है, जीवाणु की वजह से होने वाला रोग है। और ये इसमें साथियों आपके जो फेफड़े होते हैं ना, इन फेफड़ों के अंदर आपकी जो कुपिकाएं होती है, उन कुपिकाओं में एक तरल पदार्थ भरने लग जाता है, उस वजह से न्यूमोनिया रोग होता है। और न्यूमोनिया रोग में बेसिकली आपको या तो बुखार आने लग जाती है,
बुखार के साथ में आपको सर्दी भी लगती है, साथ में आपको जुकाम भी हो जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं न्यूमोनिया रोग के अंदर भी। टाइफाइड भी क्या होता है, टाइफाइड भी एक आपका मियादी बुखार होता है। टाइफाइड में भी एक तरीके से बुखार होता है, बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है सल्मोनेला टाइफी जीवाणु की वजह से, उसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। और न्यूमोनिया जो है बीमारी का, इसकी वजह से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपके जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के अंदर भी जो आपकी कूपिकाएं होती है ना साथियों, जिनको फेफड़ों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई बोला जाता है, ये कूपिकाएं प्रभावित होती है, इन कूपिकाओं के अंदर तरल भरने लग जाता है। अगला देखो, दुर्दम मेलिगमेंट नामक मलेरिया का परजीवी है। अब मलेरिया रोग जो है ये भी आपके अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। इस मलेरिया के अंदर साथियों एक होता है आपके प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। मलेरिया जो रोग होता है ना वो अलग अलग प्रोटोजोआ की वजह से होता है। मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से। अभी मैंने आपको बताया ना, काम पर पानी फेर दिया, काम में आया था, का का मतलब कालाजार और मे का मतलब मलेरिया। तो मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और प्रोटोजोआ में भी एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटोजोआ होता है जिसको बोला जाता है प्लाज्मेडियम फेल्सीपेरम। इस प्रोटोजोआ की वजह से आपके कौन सा मलेरिया परजीवी होता है, जिसमें आपके दुर्दम या मेलिगमेंटम नाम का रोग होता है। इसमें भी आपके सर्दी जुकाम और बुखार जैसी बीमारी हो जाती है। अगला है आपके एस्केरिस्ता का रोग का परजीवी कौन सा है। एस्केरिस्ता जैसा नाम है वैसा ही परजीवी है, एस्कारिस जो है इसका परजीवी होता है। अगला है स्लीपद रोग का कारक है। स्लीपद का मतलब क्या होता है साथियों, हाथी को आपके स्लीप भी बोला जाता है। हाथी पांव कह लो या फिर स्लीपद कह लो, एक ही बात है। हाथी पांव जो रोग होता है मैंने आपको बताया था किसकी वजह से होता है, ये कृमि की वजह से होने वाला रोग है। ठीक है, इस सवाल के स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने आपको, हाथी पांव किसकी वजह से, कृमि की वजह से। जो वाउचेरिया कृमि होता है आपका, उसकी वजह से हाथी पांव रोग होता है। हाथी पांव को क्या बोला जाता है, स्लीपद बोला जाता है। अगला देखो, एड्स के संबंध में गलत बात है, लैंगिक संपर्क से फैलता है क्या, तो ये तो सही बात है। एड्स जो है वो लैंगिक संपर्कों की वजह से ही फैलता है। जन्मजात हो जाता है, जन्मजात होता है क्या एड्स, जन्मजात तो मैंने आपको रोग बता दिए, हीमोफीलिया, थैलेसेमिया है, ये फिर आपके वर्णांधता, ये सारे के सारे जन्मजात रोग होते हैं। या फिर क्लाइनफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सारे होते हैं जन्मजात। तो ये एड्स जो है ये जन्मजात रोग नहीं है। अगला है प्रतिरक्षा कम हो जाती है, तो बिल्कुल एड्स जिनको होता है उनकी प्रतिरक्षा कम हो जाती है। एड्स का नाम ही ऐसा ही होता है साथियों, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि आपका जो इम्यून है वो डेफिशिएंट हो जाता है, इम्यूनिटी जो आपकी डेफिशिएंट हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो प्रतिरक्षा कम होती है एड्स के अंदर। आनुवांशिकता से नहीं होता है, तो ये भी बात सही है, आनुवांशिकता से नहीं होता है। और ये कह रहा जन्मजात होता है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसने यही तो पूछा है कि गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है सहज या इनेट प्रतिरक्षा का भाग नहीं है। देखो साथियों, सहज या इनेट बोला है, दो चीजें होती है, एक होता है सहज, एक होता है उपार्जित, है ना। मैंने आपको जैसा अभी बताया ना, कुछ रोग आनुवांशिक होते हैं, कुछ रोग उपार्जित होते हैं। वैसे ही आपके जो प्रतिरक्षा होती है, इम्यूनिटी होती है, वो इम्यूनिटी भी कुछ तो उपार्जित होती है, कुछ सहज होती है, यानी कि अपना आप ही अपने शरीर के अंदर रहती है इम्यूनिटी। तो ये आपसे पूछ रहा है उस सहज का भाग नहीं है, यानी कि सहज रूप से आपके शरीर में जो इम्यूनिटी पाई जाती है उस इम्यूनिटी का भाग नहीं है। जैसे अपन बाहर से विटामिन सी लेते हैं, आंवले का जूस पीते हैं, उससे अपनी इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन सहज रूप से अपने शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी रहती है ना, उस इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहा है कि सहज जो आपकी प्रतिरक्षा है उसका भाग नहीं है। त्वचा भी उसका भाग होती है, लार भी उसका भाग होती है, और इंटरफेरोन प्रोटीन भी भाग होती है, यानी कि सब के सब इसके भाग होते हैं। एनसीईआरटी के अंदर सीधा सीधा दिया हुआ था, इसलिए आपके सवाल लेके आ गया मैं। त्वचा हो, लार हो या फिर इंटरफेरोन प्रोटीन हो, सारे के सारे सहज यानी कि इनेट प्रतिरक्षा का भाग होते हैं। तो यहाँ पर साथियों अपने रोग वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। और जिन साथियों ने अपशिष्ट प्रबंधन वाला पढ़ना है, आगे की क्लास में वही रुकेंगे। अपशिष्ट प्रबंधन से भी 2 नंबर के सवाल आपके पक्के पूछे जाते हैं। तो इससे आगे जो है अपन सारा का सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे, किससे संबंधित, अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित। देखो अपशिष्ट प्रबंधन के बहुत सारे सवाल भी है आपके सामने, लेकिन इन सवालों से पहले मैं आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी किताब के अंदर जो आपको अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित चीजें दी हुई है, अपशिष्ट मैनेजमेंट से संबंधित चीजें दी हुई है, वो समझा देता हूँ। देखो, एक तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अपशिष्ट के प्रकार कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आपको अपशिष्ट का मैनेजमेंट दिया है, तो अपशिष्ट का मैनेजमेंट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आपको किस किस प्रकार के अपशिष्ट का मैनेजमेंट करना है। तो एनसीईआरटी में आपकी ये हेडिंग है, अपशिष्ट के प्रकार या टाइप्स ऑफ वेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो अपशिष्ट के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रकार होता है आपके जैव निम्नीकरण अपशिष्ट, और एक प्रकार होता है जैव अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट। अब देखो ये डेफिनेशन आप पढ़ लेना, पीडीएफ मिल जाएगी, मैं समझा देता हूं। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट क्या होते हैं, ऐसे अपशिष्ट जिनका अपघटन जो है जैविक तरीके से किया जा सकता है ना, जो जैविक बैक्टीरिया से उनके द्वारा किया जा सकता है, उनको जैव निम्नीकरण अपशिष्ट बोलते हैं। और अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट यानी कि ऐसा अपशिष्ट जैसा आपके प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को जैविक तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, प्लास्टिक सालों साल पड़ा रहेगा, लेकिन वो
खत्म नहीं होगा। यानी कि जैविक तरीके से तो उन अपशिष्टों का निपटान किया जा सकता है जिनका कंपोजिशन कार्बन का हो, कार्बन से बने हुए हो। यही बात इनमें लिखी हुई है। वे अपशिष्ट जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, और वे अपशिष्ट जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट में प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच, सिरिंज जो आपके हॉस्पिटल में काम आती है, धातु के टुकड़े, ये सारे के सारे अजैव निम्नीकरण होते हैं। और जैव निम्नीकरण में क्या होती है, जैसे आपका कचरा है, कृषि के अपशिष्ट है, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट है, जैसे रुई है, पट्टियां हैं, रक्त है, मांस के टुकड़े, ये सारे जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के अंदर आते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, जैव निम्नीकरण जिनको जैविक घटकों के द्वारा जो है उनका अपघटन किया जा सकता है। अगला आपसे पूछेगा अपशिष्ट के स्रोत कौन कौन से हैं, कहां कहां से जो है आपके अपशिष्ट बन सकता है, क्योंकि अपशिष्ट का मैनेजमेंट तब भी तो करोगे जब आपको पता है कि यहां से आने वाले अपशिष्ट को मुझे इस तरीके से ठिकाने लगाना है, यहां से आने वाले अपशिष्ट को इस तरीके से ठिकाने लगाना है। तो अपशिष्ट के स्रोत एक तो घरेलू स्रोत होते हैं, घरों से अपने जो कचरा निकलता है अपन डेली यूज करते हैं, घर के पॉलीथीन भी निकलेगा, चॉकलेट का कागज भी निकलेगा, सब्जियों का वो वेस्ट मटीरियल भी निकलेगा, यानी घरों से हर प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं, जैव निम्नीकरण भी निकलते हैं, अनिम्नीकरण भी निकलते हैं। अगला होता है नगर पालिका। नगर पालिका यानी कि जो म्युनिसिपल के द्वारा अपशिष्ट निकलते हैं, जैसे आप देखते होंगे आपके घर के सामने टेम्पू आता है, घर के कचरे को आप टेम्पू में डालते हो, टेम्पू उस कचरे को ले जाकर के क्या करता है, एक जगह पर कलेक्ट कर देता है। वो नगर पालिका से सारा का सारा कचरा एक जगह कलेक्ट होता है। अब उस कचरे को कैसे ठिकाने लगाना है, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करना, वो सीखेंगे आगे। उद्योग एवं खनन कार्य, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, उन इंडस्ट्रीज के अंदर भी अपशिष्ट निकलता है। जैसे कहीं से तो केमिकल निकलता है बहुत अलग तरीके, कहीं से बहुत सारी गैसें निकलती है। वो जो अपशिष्ट उन उद्योग के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर काम में नहीं आता है, वो उनके लिए अपशिष्ट होता है। तो वहां से जो केमिकल निकलते हैं, फालतू के केमिकल, वो अपशिष्ट होते हैं उनके लिए, उनका कैसे आपको निपटान करना है। अगला है आपके कृषि के अपशिष्ट। कृषि के अपशिष्ट, जैसे आपने हरियाणा के अंदर पराली का नाम सुना होगा, वो लोग उस कृषि अपशिष्ट को क्या करते हैं, जला देते हैं। जलाने से क्या होता है, वायुमंडल के अंदर बहुत सारा क्या होता है, प्रदूषण होता है। दिल्ली वालों ने पिछली बार स्ट्राइक भी करी थी कि हरियाणा में जो पराली को जलाते हैं उस वजह से वो क्या होता है, वहां पर पोल्यूशन बढ़ता है। तो पराली को जलाने से पोल्यूशन भी होता है। तो अपशिष्टों का निपटान भी इस तरीके से करना है कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। अपशिष्ट मैनेजमेंट पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए तो पड़ी, अपशिष्ट तो हर जगह होगा, जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज्यादा अपशिष्ट फैलेगा धरती के ऊपर। अब उस अपशिष्ट का निपटान हमको बढ़िया तरीके से करना है ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। तो कृषि के भी अपशिष्ट होते हैं और कुछ चिकित्सीय क्षेत्र के अपशिष्ट होते हैं। चिकित्सीय क्षेत्र से, जैसे चिकित्सीय क्षेत्र से जो आपकी ह्यूमन बॉडीज निकलती है, उनके मांस, हड्डियां वगैरह होती है, या फिर वो जो सिरिंज वगैरह होती है, या फिर वो कांच के टुकड़े वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे कहां से निकलते हैं, चिकित्सा से निकलते हैं। तो ये आपके अपशिष्ट के स्रोत है, 5 स्रोत जहां से आपके अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होता है। अगली बात कर रहा है अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके। अपशिष्ट मैनेजमेंट के तरीके क्या क्या है, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है एग्जामिनर। अपशिष्ट मैनेजमेंट के तरीकों में शामिल है, कौन कौन से तरीके होते हैं। एक होता है आपके भूमि भराव, जिसको बोलते हैं लैंडफिल। लैंडफिल यानी कि भूमि के अंदर खड्डा खोदा और खड्डा खोद करके उनके अंदर अपशिष्ट पदार्थों को डाल दिया, वापस से ऊपर से मिट्टी डाल दी। तो अपशिष्ट जो मैनेजमेंट है वो ऐसे किया जाता है। तो ये भूमि भराव होता है। इस प्रक्रिया में अपशिष्ट का प्रबंधन इस प्रकार करते हैं, वो इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा। वैसे तो मैं इस क्लास में सवालों में ही सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा, लेकिन जो भी साथी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं मन की संतुष्टि के लिए, टेलीग्राम पे एनसीईआरटी के इस अपशिष्ट वाले चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी, उसको जाकर के पढ़ लेना। अगला है आपके सामने भस्मीकरण। भस्मीकरण का मतलब होता है साथियों जलाना, भस्म कर देना। तो जला करके भी जो है अपशिष्ट का मैनेजमेंट किया जाता है। भूमि भराव यानी भूमि में खड्डा खोद के उस खड्डे में डाल के ऊपर से उसको वापस से बूर दो। एक होता है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण जिसको बोलते हैं रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मेथड के लिए बेसिकली ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट काम करता है आपके। कौन सा, ट्रिपल आर का। ट्रिपल आर का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ये आप देख पा रहे होंगे रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कि कम करना। रिड्यूस मतलब कम करता है, कहते हैं ना कि रिड्यूस कर दिया, कम कर देना। कम क्या करना, एक तो आप जो अपशिष्ट बना रहे हो ना, जितना आपके घर में अपशिष्ट बन रहा है उस अपशिष्ट का बनाना ही कम करो, पहला आर तो ये कहता है। तो रिड्यूस यानी अपशिष्ट का बनाना कम करो। दूसरा होता है रीयूज, यानी कि उस अपशिष्ट का वापस से यूज करो। जैसे आपके घर में आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाए हो, खाली हो गई, वो अब आपके लिए अपशिष्ट है, उसको बाहर फेंकने की बजाय उसको काट करके उसकी डिजाइन बना के घर में टांग दो, उसके अंदर गमला लगा के, वो हो गया उसका रीयूज, यानी कि वापस से उसका यूज कर लो। एक होता है रिसाइकिल। रिसाइकिल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे कहते हैं नहीं, लोहे प्लास्टिक है, वो लेने वाले आते हैं आपके घर के बाहर, वो लोहे को, प्लास्टिक को, कांच को, ऐसी चीजों को वो लेते हैं, वो ले जाकर के उनको फैक्ट्री में डालते हैं और उनको क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। प्लास्टिक को डाल करके नए प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाते हैं वो।
ठीक है। तो पुनर्चक्रण में ट्रिपल आर आते हैं। एक होती है आपकी रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया यानी कि केमिकल डाल करके, केमिकल रिएक्शन करवा के उन अपशिष्टों को क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है। तो अपशिष्ट मैनेजमेंट के बेसिकली कितने तरीके आपके सामने, 4 तरीके हैं। एक भूमि भराव है, एक भस्मीकरण है, एक पुनर्चक्रण है और एक रासायनिक क्रिया है। अब देखो आ जाओ सवालों के ऊपर। ये अपशिष्ट प्रबंधन का कॉन्सेप्ट था जो आपने समझ लिया है। अब आपसे सवाल पूछ रहा है अपशिष्ट प्रबंधन की तकनीक नहीं है भूमि भराव, पुनर्चक्रण, भस्मीकरण। तो मैंने आपको यही बताया अपशिष्ट प्रबंधन में भूमि भराव भी आता है, भस्मीकरण भी आता है और आपके पुनर्चक्रण भी आता है और रासायनिक क्रिया भी आती है। तो तीनों ही आते हैं, यानी कि सभी के सभी क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन की तकनीकें हैं। अगला सवाल कह रहा है जैव चिकित्सीय जो अपशिष्ट होते हैं, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का मतलब समझते हो, यानी कि चिकित्सीय क्षेत्र के अंदर जो अपशिष्ट बनते हैं वो भी कैसे, जैविक, जिनका जैविक तरीके से अपघटन हो सकता है। ये जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त है, इसके लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त होती है? तो हॉस्पिटल से जो निकलने वाले अपशिष्ट होते हैं ना साथियों, उनके लिए होती है भस्मीकरण। ये भस्मीकरण, जैसे ये भस्मीकरण आपको डिटेल में दिया हुआ है ना इस चैप्टर में, इस भस्मीकरण वाले के अंदर लिखा हुआ है कि आपके जो जैव चिकित्सीय अपशिष्ट होते हैं उनका निस्तारण भस्मीकरण तकनीक से किया जाता है। और आपके जो कृषि के अपशिष्ट होते हैं ना, पुनर्चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उत्तम उपचार है? तो आपके जो कृषि के अपशिष्ट होते हैं उनके लिए पुनर्चक्रण जो है, ये अपशिष्ट वाला जो मेथड है सबसे बेस्ट किसके लिए होता है? कृषि के अपशिष्ट के लिए होता है। अगला है आपके सामने असुमेलित का चयन करें। जैविक उपचार, सीवेज का उपचार, यानी कि जैविक उपचार किया जाता है, जैविक उपचार में कौन सा आता है? सीवेज या फिर वाहित मल, आपके घरों में जो वाहित मल होता है उसके उपचार के लिए, तो ये वाली बात सही है, ये जैविक उपचार होता है। भस्मीकरण में चिकित्सा उपकरणों का उपयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। रासायनिक उपचार में भारी धातुओं का उपचार किया जाता है, ये भी बात सही है। और भौतिक उपचार में जल पृथक्करण, तो जल पृथक्करण जो होता है साथियों, ये किस में आता है? ये रासायनिक उपचार में आता है। किस में आता है? रासायनिक जो तकनीक होती है, मैंने आपको तकनीकें समझाई, उसमें उस रासायनिक उपचार के अंदर आता है आपका कौन सा? जल पृथक्करण। ये भौतिक में नहीं आता। तो असुमेलित का चयन आपसे पूछा है तो ये असुमेलित हो जाएगा। अगला देखो, अपशिष्ट निस्तारण से पूर्व कौन सी संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है? यानी अपशिष्ट जो पदार्थ है उसका निस्तारण आप करोगे, वो निस्तारण करने से पूर्व कौन कौन सी संभावनाएं ऐसी है जिनके ऊपर आपको बैठ के विचार कर लेना चाहिए? पहली संभावना बता रहा है कच्चे माल और ठोस अपशिष्ट की मात्राओं में कमी। कौन सी संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है? तो पहली संभावना तो ये बनती है कि कच्चा माल और जो ठोस अपशिष्ट है आपका, उस अपशिष्ट में किसी ना किसी तरीके से आपको क्या करनी है? कमी करनी है। तो एक तो ये संभावना बनती है आपकी। अगला कह रहा है अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्उपयोग, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ आ गए उनमें से छंटनी करना कि कौन कौन से आपके पुनर्उपयोग के लिए आ सकते हैं। अगला कह रहा है ऊर्जा तथा पदार्थों की पुनर्प्राप्ति, यानी कि उस अपशिष्टों के अंदर कुछ ऐसे भी पदार्थ होंगे जैसे आपको ऊर्जा मिल सकती है, तो उस ऊर्जा और पुनर्पदार्थों का, उन पदार्थों की क्या करनी है? आपको पुनर्प्राप्ति करनी है। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? उपयुक्त होते हैं। किसके लिए आप अपशिष्ट निस्तारण करते हो उससे पहले आपको कौन कौन सी संभावनाओं पर विचार करना होता है। बाकायदा आपके एनसीईआरटी के अंदर ये तीनों के तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं इसी लैंग्वेज में कि अपशिष्ट निस्तारण से पूर्व निम्न संभावनाओं पर विचार किया जाना प्रस्तावित है। कौन कौन सी संभावनाएं? कच्चे माल और ठोस पदार्थ की मात्राओं में कमी, अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्उपयोग और ऊर्जा तथा पदार्थों की पुनर्प्राप्ति। टोटल 4 पॉइंट है जिसमें ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति और पदार्थों की पुनर्प्राप्ति भी दिया हुआ है। तो ये इस चारों के चारों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अपशिष्ट निस्तारण से पूर्व ये वाली संभावनाएं ध्यान रखनी है। अगला देखो, लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग का मतलब समझते हो? भूमिकरण या भूमि भराव। इससे क्या आशय है? इसका मैंने आपको बताया भूमि में अपशिष्टों को भंडारित करना, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको, पहला तो कह रहा जमीन पर कचरे हेतु पृथक स्थान, तो पृथक स्थान नहीं होता। लैंड फिलिंग या भूमि भरण में क्या होता है? भूमि में खड्डा खोद के उसमें डाल देते हैं, तो ये भंडारित कर देते हैं। अपशिष्टों को भूमि में जलाकर गाड़ना, जलाकर नहीं गाड़ते, डायरेक्ट गाड़ देते हैं। जल में अपशिष्टों को डालना, जल से संबंध नहीं है। भूमि भराव मतलब भूमि में उन अपशिष्टों को खड्डा खोद के अपन क्या कर देंगे? गाड़ देंगे। अगला देखो, सैनिटरी लैंड फिलिंग के लिए अपशिष्ट से भरे जाने वाले क्षेत्र को किया जा सकता है, यानी कि सैनिटरी लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग ही एक तरीके से आपका जो भूमि भराव है वो है। उस भूमि भराव के लिए अपशिष्ट से भरे जाने वाले क्षेत्र, यानी कि जैसे भूमि भराव के लिए अपशिष्ट से, मान लो कि भूमि की समतल है आपकी, इसके अंदर आपने खड्डा खोद दिया। अब ये खड्डा खोद दिया, ये कह रहा है कि ये जो अपशिष्ट से भरा जाने वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अरंध्र पदार्थ जैसे मृत्तिका, यानी कि क्ले, क्ले यानी कि मिट्टी से अस्तरित कर अपशिष्ट को गाड़ना। यानी कि अपशिष्ट को गाड़ने से पहले आपने जो खड्डा खोदा ना, इस खड्डे की दीवार के ऊपर, इस खड्डे की दीवार के ऊपर आप क्या करोगे? अरंध्र पदार्थ, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसके कोई रंध्र नहीं है,
ऐसे पदार्थ यानी कि जैसे मृतिका से अस्त्रित कर देना, अस्त्रित कर देना यानी उसका अस्तर उड़ा देना इसको, ताकि जैसे भूमि के अंदर खड्डा भी खोदते हैं तो बहुत सारे अपशिष्टों को उसके अंदर गाड़ तो दिया, गाड़ने के बाद में वो अपशिष्ट क्या करते हैं, भूमि के अंदर ही अशुद्धि फैलाते हैं, जिसकी वजह से भूमि के अंदर पाए जाने वाले जो जीवाश्म वगैरह चीजें होती है उनके ऊपर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इस वजह से क्या करते हैं, अस्त्रित कर देते हैं, उसके बाद उन अपशिष्टों को गाड़ते हैं। तो उसको क्या कर देना चाहिए, अस्त्रित कर देना चाहिए। किससे, अरंध्र पदार्थ जैसे कि मृतिका हो गया। अगला कह रहा उच्च घनत्व की पॉलीएथिलीन प्लास्टिक की कला से अस्त्रित करना, यानी कि आप ये भी काम कर सकते हो, जो उच्च घनत्व की पॉलीएथिलीन प्लास्टिक की कला होती है उससे भी क्या कर सकते हो, इसको अस्त्रित कर सकते हो। या फिर कचरे की पैकिंग करके भूमिकरण करना, या फिर कचरा जो है उसको खुद को ही आप पैक कर दो पॉलीथीन के अंदर और उसको फिर गड्ढे के अंदर गाड़ो। तो तीनों की तीनों ही बातें सही है। तो ये कह रहा है सभी उपयुक्त है। ये आपसे पूछ रहा है क्या किया जा सकता है, तो तीनों की तीनों बातें की जा सकती है। ठीक है साथियों, तो यहां पर अपना अपशिष्ट प्रबंधन वाला भी पूरा कंप्लीट होता है, मानव रोग का भी पूरा कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि ये वाली क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो अब मैंने और मेरी टीम ने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी है, तो यहाँ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप भी थोड़ी सी मेहनत करो। आपके जो साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस क्लास को भेज दो, है ना, ताकि जितने ज्यादा विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंचेगी उतना हमारा जो लगाया हुआ एफर्ट है, हमारी की हुई मेहनत है, वो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के काम आएगी। ठीक है साथियों, तो अब अपन मिलेंगे अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में कल शाम को, या आपके 4 बजे या 5 बजे के आसपास लाइव आने वाली करंट की क्लास। तो उस क्लास में जुड़ना है आप सभी को। करंट में पूरी की पूरी कंप्लीट करंट जनवरी से लेकर अक्टूबर तक एमसीक्यूज के माध्यम से मैं आपको कवर करवा दूंगा, उसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।